आज मैं फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित उपन्यास मैला आंचल का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाम वर्गीकरण के बाद ही लोग यहाँ पर है जाट। जीवन में बहुत कम लोगों ने प्रशांत से उसकी जाति के बारे में पूछा, लेकिन यहाँ तो हर आदमी जाति मांगता है। प्रशांत हंसकर कभी कहते हैं माइनस जाति, डॉक्टर, डॉक्टर, जाति डॉक्टर, बंगाली है या बिहारी? हिंदुस्तानी डॉक्टर उत्तर देता है, जाति बहुत बड़ी चीज है। जात पात नहीं, वाल्मीकि वालों की भी जाति होती है। केवल हिंदू दर्शन से ही छूट नहीं मिल सकती। ब्राह्मण है? कौन ब्राह्मण? गोत्र क्या है? मूल कौन है? शहर में किसी से जात नहीं पूछा। शहर के लोगों की जाति का क्या विशेषज्ञ? लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। प्रशांत अपनी जाति छिपाता है। सच्ची बात तो यह है कि वह अपनी जाति के बारे में खुद नहीं जानता। यदि उसे अपनी जाति का पता चलता तो शायद उसे उल्लेखित नहीं किया जाता। तब शायद जाति पति के भेदभाव पर उसका भी पूर्ण विश्वास नहीं हटता। तब संभवतः ब्राह्मण को स्वीकार करने पर उसे गर्व महसूस होता है। हिंदू विश्वविद्यालय में नाम लिखने के दिन भी प्रशांत को कुछ ऐसे ही सवालों का सामना करना पड़ा। रात भर वह जग गया था। प्रशांत कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार बनर्जी, हिंदू, ब्राह्मण, सब झूठ। आखिर इरादा अनिल कुमार जैन, नेपाल तराई के किसी गांव में अपने परिवार के साथ सुख की नींद सो रहे होंगे। प्रशांत कुमार ने अपने किसी पुत्र का नाम हिंदू विश्वविद्यालय में लिखा है, ऐसा वह सपना भी नहीं देख सकते। लेकिन प्रशांत ने अपने पितादा को बताया। अनिल कुमार को पता है। फार्म डिक्लेरेशन के दिन दिए, अनिल अपने पिता के रिक्तकोश में ज्ञान लेकर बैठे थे। बचपन से ही वह अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। नौकरानी, बाग का माली और निर्यात का हलवाई के जन्म की कहानी भी बताई गई है। लोग बस उसकी ओर उंगली की झलकियां देखते थे, माइनस उस लड़के को देखते हो ना। उन्हें उपाध्याय जी ने कोशी नदी में पाया था। बंगालिन डॉकनी ने पाल पोस्कर का बड़ा काम किया है। फिर लोगों के अवशेषों पर जो आश्चर्य की रेखा खानदान थी और आंखों में जो करुणा की भूमि की छाया उतरती थी, उसे प्रशांत ने सैकड़ों बार देखा है। एक लावारिस की मौत को भी लोग देखते हैं। प्रशांत अज्ञात कुलशील है। उसकी मां ने एक मिट्टी की यदुदी में स्टोटल ब्लास्ट से बनी कोशी मैया की गोद में उसे डायनासोर बना दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा वापस ले जाया गया। उन दिनों बागान क्षेत्र में आदर्श आश्रम की स्थापना की गई थी। एक दिन आदित्य जी को मधुमेह पीड़ितों की सहायता के लिए राहत की नाव लेकर निकलना। झाऊ के घर की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाऊ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हानी देखी, नई हानी। उनकी स्त्री को कौतूहल हुआ, जरा देखो न, उस हानी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची। पानी के हिलोर से हानी हिली और उससे एक दोढ़ा सांप गर्दन निकालकर फो फो करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी में उतर गया और हानी से नवजात शिशु के रोने की आवाज आई, मानो मां ने थपकी देना बंद कर दिया। बस यही उसके जन्म की कथा है, जिसे हर आदमी अपने अपने ढंग से सुनाता है। आदर्श आश्रम में एक दुखिया युवती थी, स्नेहमी। स्नेहमी को उसके पति डा अनिल कुमार बनर्जी ने त्याग कर एक नेपालिन से शादी कर ली थी। उपाध्याय जी के आदर्श आश्रम में रहकर वह हिरण, खरगोश, मयूर और बंदर के बच्चों पर अपना स्लश स्नेह बरसाती रहती थी। तरह तरह के पिंजरों को लेकर वह दिन काट लेती थी। जब उस दिन उपाध्याय दंपति ने उसकी गोद में सोया हुआ शिशु दिया, तो वह आनंद विभोर होकर चीख उठी थी, प्रशांत, आमार प्रशांत। उस दिन से प्रशांत स्नेहमी का एकलौता बेटा हो गया। कुछ दिनों के बाद नेपाल सरकार ने निष्कासन की आज्ञा रद्द करके उपाध्याय परिवार को नेपाल बुला लिया, आदर्श आश्रम के पशु पक्षियों के साथ।
स्नेहमी और प्रशांत भी उपाध्याय परिवार के ही सदस्य थे। उपाध्याय जी ने नेपाल की तराई के विराटनगर में आदर्श विद्यालय की स्थापना की। स्नेहमी उसी स्कूल में सिलाई कटाई की मास्टरनी नियुक्त हुई। स्नेहमयी के स्नेहांचल में पलते हुए किशोर प्रशांत पर कर्मठ उपाध्याय परिवार की रोशनी नहीं पड़ती तो वह सितार के झलार और रविंद्र संगीत के बसंत बहार के दायरे से बाहर नहीं जा सकता था। उपाध्याय जी का ज्येष्ठ पुत्र बिहार विद्यापीठ का स्नातक था और मंझला देहरादून के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी स्कूल का विद्यार्थी। पुत्री शांतिनिकेतन में शिक्षा पा रही थी। छुट्टियों में जब वे एक जगह इकट्ठे होते तो शांतिनिकेतन में शिक्षा पाने वाली बहन चरखा चलाना सीखती। विद्यापीठ के स्नातक आश्रम भजनावली की पंक्तियों पर राविंद्रिक सुर चढ़ाते और अंग्रेजी स्कूल का स्टूडेंट सेवादल के कवायदों के हिंदी कमांड के वैज्ञानिक पहलू पर बहस करता। अटेंशन में जो फोर्स है वह सावधान में नहीं। अटेंशन सुनते ही लगता है कि दर्जनों जोड़े बूट चटक उठे। ऐसे ही वातावरण में प्रशांत के व्यक्तित्व का विकास हुआ। हिंदू विश्वविद्यालय से आईएससी पास करने के बाद वह पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। मां की इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन अपने प्रशांत को वह डॉक्टर के रूप में नहीं देख पाई। काशीवास करते करते काशी की किसी गली में वह हमेशा के लिए खो गई। एक बार लाहौर से प्रशांत के नाम पर एक मनीआर्डर आया था विद्या का आशीर्वाद लेकर। भेजने वाली श्रीमती स्नेहमयी चोपड़ा। एक माँ ने जन्म लेते ही कोशी मैया की गोद में सौंप दिया और दूसरी ने जनसमुद्र की लहर को समर्पित कर दिया। डॉक्टरी पास करने के बाद जब वह हाउस सर्जन का काम कर रहा था, 1942 का देशव्यापी आंदोलन छिड़ा। नेपाल में उपाध्याय परिवार का बच्चा बच्चा गिरफ्तार किया जा चुका था। अंग्रेजी सरकार को पूरा पता था कि उपाध्याय परिवार हिंदुस्तान के फरार नेताओं की सिर्फ मदद ही नहीं करता है, गुप्त आंदोलन को सक्रिय रूप से चला भी रहा है। मंझला पुत्र बिहार की सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था, वह पहले ही नजरबंद हो गया था। प्रशांत भी तो उपाध्याय परिवार का था, वह कैसे बच सकता था, उसे भी नजरबंद कर लिया गया। जेल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निकट संपर्क में रहने का मौका मिला। सभी दल के लोग उसे प्यार करते थे। 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो एक दिन वह हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पर हाजिर हुआ। वह पूर्णिया के किसी गांव में रहकर मलेरिया और काला आजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता है। उसे सरकारी सहायता दी जाए। मिनिस्टर साहब ने कहा था माइनस, लेकिन सरकार तुमको विदेश भेज रही है। स्कॉलरशिप। जी, मैं विदेश नहीं जाऊंगा। पूर्णिया और सहरसा के नक्शे को फैलाते हुए उसने कहा था, मैं इसी नक्शे के किसी हिस्से में रहना चाहता हूँ। यह देखिए, यह है सहरसा का वह हिस्सा जहाँ हर साल कोशी का तांडव नृत्य होता है, और यह पूर्णिया का पूर्वी अंचल जहां मलेरिया और काला आजार हर साल मृत्यु की बाढ़ ले आते हैं। मिनिस्टर साहब प्रशांत को अच्छी तरह जानते थे। इस विषय पर प्रशांत से तर्क में जीतना मुश्किल है, लेकिन सवाल यह है कि सवाल जवाब कुछ नहीं। मुझे किसी मलेरिया सेंटर में ही भेज दीजिए। मलेरिया सेंटर में? लेकिन तुम एमबीबीएस हो और मलेरिया काला आजार सेंटरों में एलएमपी डॉक्टर लिए जाते हैं। जब तक मैं यह रिसर्च पूरा नहीं कर लेता, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी डिग्री किस काम की? बहुत मेहनत से नई और पुरानी फाइलों को उलटकर और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से लिखा पढ़ी करके मिनिस्टर साहब ने मार्टिन की दी हुई जमीन के बारे में पता लगाया। 20-22 वर्ष पहले मिनिस्टर साहब पूर्णिया में ही वकालत करते थे। पगले मार्टिन को उन्होंने देखा था। अंत में केंद्रीय सरकार से सलाह परामर्श के बाद एक दिन प्रेस नोट में यह खबर प्रकाशित हुई कि पूर्णिया जिले के मैरीगंज नामक गांव में मलेरिया स्टेशन खोला गया है। The station will undertake malaria and kala ajar investigation in all aspects, preventive, curative and economic. प्रशांत के इस फैसले को सुनकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों,
अध्यापकों और विद्यार्थियों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया हुई। मशहूर सर्जन डॉ पटवर्धन ने कहा, बेवकूफ है। ईएनटी के प्रधान डॉक्टर नायक बोले, पीछे आंखें खुलेंगी। मेडिसिन के डॉक्टर तरफदार की राय थी, भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है, मालूम। लेकिन प्रिंसिपल साहब खुश थे, तुमसे यही उम्मीद थी। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। जब कभी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो, हमें लिखना। प्रशांत का गला भर आया था। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर डॉ प्रशांत का अभिनंदन किया। और जिस दिन वह पूर्णिया आ रहा था, स्टीमर खुलने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी, उसने देखा एक युवती सीढ़ी से जल्दी जल्दी उतर रही है। कौन है? ममता। हाँ, ममता ही थी। आते ही बोली, आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया। तुमने तो कभी बताया नहीं। बलिहारी है तुम्हारा। ओह प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से। आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। रुमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर प्रशांत के सिर से छुलाते हुए ममता ने कहा था, बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है। बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करें। पहुंचते ही पत्र देना। डॉक्टर पत्र लिख रहा है माइनस। ममता, तुमने कहा था पहुंचते ही पत्र देना। पहुंचने के 1 सप्ताह बाद पत्र दे रहा हूँ। तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 7 ही दिनों में वह 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर है, मगर समय पर नहीं खाने पीने से देह पर कितना खराब असर होता है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। यह एक नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकती हो। गांव का चौकीदार सप्ताह 27 में एक बार हाजिरी देने थाने पर जाता है। वह मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से ही रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूँ, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है, यहाँ कौ को भी मलेरिया होता है। यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं, फूलों के मौसम में छोटी छोटी गढ़ियां भी किस्म किस्म के कमल और कमिलनी से भर जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस ईटर्स नहीं कह सकती हो। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ की धरती 12 महीने भीगी रहती है शायद। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है। औरतें साधारणतः सुंदर होती है, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं। डॉक्टर साहब। कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए, कहिए क्या है। डॉक्टर साहब, जरा एक बार मेरे यहाँ चलिए। मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है? इससे पहले भी कभी बेहोश हुई थी? जी, 2-3 बार और ऐसा ही हुआ था। उम्र? यही 16-17 साल धर लीजिए। जरा जल्दी चलिए। बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई में लिपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है। बाल खुले और बिखरे हुए हैं। आंखें बंद है। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है, रोशनी कम और धुआं ज्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टार्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता है। चेहरा ठीक है। सांस ठीक है। नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उलटता है, मानो कमल की पंखुड़ियां हो ब्राइट। पेट? कब्ज तो नहीं? कोई जवाब नहीं देता है। चुंघट काढ़े खड़ी औरतों के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधेड़ स्त्री आगे बढ़ जाती है।
युवती की माँ है। जी, कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती है। कहती है, डॉक्टर बाबू, लर लगाकर देखिए न। लर अर्थात स्टेथोस्कोप। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातों को जान लेता है, क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं, सब। सुई दीजिएगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। युवती आंखें खोल देती है। माइनस। सुई नहीं, सुई नहीं। माँ, अरे बाप, अच्छा सुई नहीं देंगे। कैसी तबीयत है? अच्छी बात है। हूँ। क्यों बेहोश हो गई? हाँ, बेहोशी कैसे हुई? डर लगा था। हूँ। काहे का डर लगा था? तब। इसके बाद देह घूमने लगी। ठीक है। अब कैसी है? डर तो नहीं लगता। दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगे। दवा? दवा नहीं। माँ, मैं दवा नहीं पीऊंगी। वाह, सुई भी नहीं और दवा भी नहीं। मीठी दवा। सभी हंस पड़ते हैं। युवती के मरझाए हुए लाल होठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। आंखों की पलकें जरा उठकर मानो डॉक्टर को डांट देती है। माइनस हट। दवा भी कहीं मीठी होती है। बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की बात नहीं, दवा भेज देता हूँ। इसके पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? करीब 1 घंटा। जोतखी जी से एक बार जंतर बनवा के दिया। झाड़ फूक भी करवा कर देखा। डॉक्टर साहब, बस यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, सब कुछ यही है। ठीक हो जाएंगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है, क्या दिया जाए। मीठी दवा, कार्बोनेटेड मिक्सचर या ब्रोमाइड। अजी, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम? जी, नाम रंजीत। तहसीलदार साहब के यहाँ कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिन से। लड़कियान से। एक ठो बीड़ी है तो दीजिए दागदर बाबू। प्यारू, रंजीत को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बीड़ी दियासलाई दे जाता है। बीड़ी सुलगाकर रंजीत अपने आप कहता है, दागदर बाबू, तहसीलदार को दिन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मानत मनौती के बाद कमला मैया ने निहारा भी तो बेटी ही हुई। मगर रंजीत बीड़ी की राख झाड़कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लक्ष्य किया है, रंजीत ने मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया है। मगर क्या? यही देखिए न। 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक पान के दिन लड़के की मां मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मैया हो गया, इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता है। 1000, 2000, 5000 रुपया भी कबूलते हैं, मगर आखिर में एक पछवरिया कैट को घर जमैया रखने के लिए लाए। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। लोग तो कहते हैं कि कमला मैया नहीं चाहती है कि कमली की शादी हो। कमला मैया भी कुमारी ही थी ना। अब आप लगे हैं। किसी तरह कमली दया को आराम कर दीजिए दागदर बाबू। जो बख्शीश मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है। मीठी दवा है। तुम्हारी कमली दैया आराम हो जाएंगी। कल सुबह फिर एक बार खबर देना, समझे? 3 खुराक। खाएगी क्या? अभी? अभी रोटी दूध। रंजीत, एक आदमी दौड़ा हुआ आता है। कौन? रामदेल। क्या है? कमली दया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहेब, कठिन है कि दागदर बाबू फिर एक बार जरा तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है। 9:10। कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ सोचकर कहता है, रंजीत, वह बक्सा उठाओ, ले चलो। बेतार का खबर? हाँ, तुम्हारी कमली दया का इलाज बेतार से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश पड़ी हुई है। उसकी आंखें बंद है। बाल बिखरे हुए हैं। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया है।
वह अपने बैग से शीशी, सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई, सुई नहीं। कमला फिर होश में आती है। बगैर सुई के आपका रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब। मैं सुई नहीं लूंगी। फिर डर लगा था। हाँ, रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ, बक्सा यहाँ लाकर रखो। हाँ, पी लीजिए। ठीक है। कैसी है दवा? मीठी है ना? डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। माइनस यह ऑल इंडिया रेडियो है। रात के 9:15 है। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है। माँ, देखिए, डर की कोई बात नहीं। सुनिए। मुझे उठा दो मान। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सविता देवी से एक मैथिली लोकगीत सुनिए। मायगे, हम ना बियाहेब अपन गौरा के, जो बुढ़वा होइत जमाएगे माई। ओ मान। कमला खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शादी का गीत हो रहा है। हम ना बियाहेब अपन गौरा के। कोठरी और आंगन में घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती है। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है। उसकी आंखों में नींद झांक रही है। डॉक्टर लौटकर खत को पूरा करने बैठ जाता है। सुबह 7 बजे से रोगियों की भीड़ लग जाती है। अगमू चौकीदार कल हाजिरी देने जाएगा। 5 बजे भोर को ही आकर वह पुकारेगा। डॉक्टर लिखता है माइनस। पत्र अधूरा छोड़कर एक केस देखने गया था। केस अजीब है। केस हिस्ट्री और भी दिलचस्प है। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति और हठ प्रवृत्ति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती। शीला से भेंट हो तो कहना मैंने अपने पोर्टेबल रेडियो से उसके दिमाग को झकझोरकर दूसरी ओर करने की चेष्टा की। नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरबरिया से, नहीं तोरा पास में पीर जी। एक सखी ने पूछा कि हे सखी, तुम्हारे पास में न तीर है न तलवार। नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरबरिया से, कौन ही चीजवा से मारलू बटोहिया के धरती लोटाबेला बेपीर जी ई। यह सुनकर जो औरत सदाब्रज पर मोहित थी, बोली, सासू मोरा मरे हो, मरे मोरा बहिनी से, मरे ननद जेठ मोर जी। मरे हमर सब कुछ पलेबरवा से, फंसी गैली प्रेम के डोर जी। इतना कहकर वह सदाब्रज के पास आई और पानी पिलाकर प्रेम की बातें करने लगी। आजू की रतिया हो प्यारे, यहीं बिताओ जी। तंत्र माटोली में सुरंगा सदाब्रज की कथा हो रही है। मनहगूदास के घर के पास लोग जमा है। पुरैनिया टीसन से एक मेहमान आया है। रेलवे में काज करता है। तंत्र माटोली के लोग कहते हैं खलासी जी। खलासी जी सरकारी आदमी है। खलासी जी यदि लाल पत्तखा दिखला दें तो डाक गाड़ी भी रुक जाए। रुकेगी नहीं। लाल पत्तखा देखते ही रेलगाड़ी रुक जाती है। लाल ओढ़ना ओढ़कर गाड़ी पर चढ़ने जाओ तो गाड़ी रुक जाएगी और ओढ़ना जपत हो जाएगा। खलासी जी बहुत गुनी आदमी है। पक्का ओझा है। चक्कर पूछते हैं। भूत प्रेत को पेड़ में कांटी ठोककर बस में करते हैं। बांझ निपुत्तर को तुकताक टोटका कर देते हैं। कुंवर विजय भान, लोरिका और सुरंगा सदाब्रज का गीत जानते हैं। गला कितना तेज है। उस बार सुराजी हुलमाल आंदोलन में खलासी जी ने लिख दिया था बैगनबाड़ी के जमींदार के लड़के ने रेल का लाइन उखाड़ा है। बस फांसी हो गई। हैकोट और नंदन लंदन तक फांसी बहाल रही। लेकिन मनहगूदास को कौन समझाए। बेचारे खलासी जी 1 साल से दौड़ रहे हैं मनहगूदास की बेवा बेटी फुलिया से पश्चिम की बातचीत पक्की करने के लिए। हर बार खलासी जी झोरी में मोरंगिया नेपाली गांजा लाते हैं। तंत्र माटोली के पंचों को पिलाते हैं। सुरंगा सदाब्रज गाते हैं। गांव के बीमार लोगों को झाड़ फूंक देते हैं। उस बार उचितदास की डेरावाली को तुकताक कर दिया। परने के 4 दिन पहले बूढ़ा उचितदास संतान का मुंह देख गया। लेकिन मनहगूदास को कौन समझावे। फिर खलासी जी लेन देन की बात भी करते हैं। एक कौड़ी नगद न देंगे। जाति बिरादरी को एक साम भोज कबूलते हैं। और क्या चाहिए। सरकारी आदमी जमाई होगा।
कभी तीर्थ करने के लिए जाएंगे तो रेल में टिकस भी नहीं लगेगा। रमजूदास की स्त्री तंत्रमाटोली की औरतों की सरदारिन है। हाट बाजार जाने के समय, मालिकों के खेतों में धान रोपने और काटने के समय और गांव में शादी ब्याह के समय टोले भर की औरतें उसकी सरदारी में रहती है। राजपूत, बाभन और मालिक टोले सभी बाबू बबुआ से मुन्हामुन्ही बात करती है, दिल लगी का जवाब हंसकर देती है और समय पड़ने पर हाथ चमका चमका कर झगड़ा भी करती है। एक बार तो सिंह जी की भी सीसी सटका दिया था। ऊह बूढ़ा हो गया है, चाट लगी हुई है, सिर के बाल सादा हो गए हैं, मन का रंग नहीं उतरा है। हमारा मुंह मत खुलवाइए सिंह जी, उससे सभी डरते हैं, न जाने कब किसका भेद खोल दे। सभी उसकी खुशामद करते हैं, टोले भर की जवान लड़कियां उसकी मुट्ठी में रहती हैं, उससे कोई बाहर नहीं। खलासी जी इस बार लालबाग मेला से उसके लिए असली गिलट का कंगना ले आए हैं, चांदी की तरह चमक है। मौसी, किसी तरह फुलिया से चुमौना सगाई ठीक कर दो। अरे सूते ले देवो हो प्यारे लाली पलंगिया से, खाए ले गुआ खिल्ली पान जी। खलासी जी आज दिल खोलकर गा रहे हैं। उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि वे खुद सदाब्रिज है, लेकिन न तो उसकी फुलिया उसे रहने के लिए विनती करती है और न मनगुदास चुमौना की बात मंजूर करता है। अरे सूते ले देवो हो प्यारे लाली पलंगिया से, फुलिया क्या करे? माँ बाप के रहते वह क्या बोल सकती हैं? अंदर ही अंदर मन जलकर खाक हो रहा है, लेकिन मुंह नहीं खोल सकती। लोग क्या कहेंगे? रमजूदास की स्त्री फुलिया के जलते हुए दिल की बात जानती है। उस दिन फुलिया कह रही थी, माइनस मामी, काली क्रिया, किसी से कहना मत। खलासी जी इतने दिनों से दौड़ रहे हैं, बाबा कोई बात साफ साफ नहीं कहते हैं। आखिर वह बेचारा कब तक दौड़ेगा? यहाँ नहीं तो कहीं और ढूंढेगा। दुनिया में कहीं और तंत्रमा की बेटी नहीं है क्या? जब एक दिन कुछ हो जाएगा तो सहदेव मिसर देह पर माछी भी नहीं बैठने देगा। तब करो खुशामद नक्कट्टी चमाइन की और चिचाए की माँ की। मुसब्बर चबाओ और एंडी से पेट को आटा की तरह गूंथवाओ। उस बार जोथी जी का बेटा नामरैन ने क्या दिया? अंत में नक्कट्टी को गाभिन बकरी देकर पीछा छुड़ाया। याद जो आवे है प्यारी तोहरी सुरतिया से, शाले करेजवा में तीर जी। खलासी जी का तीर खाया हुआ दिल तड़प रहा है। फुलिया क्या करे? लेकिन रमजूदास की स्त्री का मुंह कौन बंद कर सकता है? अरे फुलिया की माए, तुम लोगों को न तो लाज है और न धर्म। कब तक बेटी की कमाई पर लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी? आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूँ कि जवान बेवा बेटी दुधार गाय के बराबर है, मगर इतना मत दूहो कि देह का खून भी सूख जाए। अरे हाँ हाँ, बेटा बेटी के क्रो, घीदारी करे मंगरो। चालनी कहे सुई से कि तेरी पेंदी में छेद। हाथ में कंगना तो चमका रही हो, खलासी को एक पुड़िया सिंदूर नहीं जुटता है। फुलिया की माँ ने जब से रमजूदास की स्त्री के हाथ कंगना देखा है, उसका कलेजा जल रहा है। मनहूदास पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, खलासी की बुद्धि ही मारी गई है। रमजू की स्त्री को कुटनी बहाल किया है, कंगना दिया है। रमजू की स्त्री काली माई है, जो लोग उसकी बात को मान लेंगे। मुंह संभाल कर बात कर लेंगी, बात बिगड़ जाएगी। खलासी हमारा बहन बेटा है, बहन बेटा लगाकर गाली देती है। गाली हमारे देह में नहीं लगेगी, तेरे देह में तो लगी हुई है। अपने खास भतीजा तेतरा के साथ भागी तू और गाली देती है हमको। शर्म नहीं आती है तुझको? बेशर्मी, बेलज्जी। भरी पंचायत में जो पीठ पर झाड़ की मार लगी थी सो भूल गई। गुअटोली के कलरू के साथ रात भर भैंस पर रसलीला करती थी सो कौन नहीं जानता है। तू बात करेगी हमसे? रे सिंघवा की रखेली, सिंघवा के बगान का बम्बे आम का स्वाद भूल गई। तरबन्ना में रात रात भर लुकाचोरी में ही खेलती थी रे। कुरान का बच्चा जब हुआ था तो कुरान का सिंघवा से मुंह देखौनी में बाछी मिली थी, सो कौन नहीं जानता।
इतना बात सुनते ही सदाब्रज फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। मनहगुदास के घर के पास होने वाली सुरंगा सदाब्रज की कथा में औरतों के झगड़े से कोई बाधा नहीं पहुंचती है। औरतों के झगड़े पर यदि मर्द लोग आंख कान देने लगे तो हुआ। औरतों के झगड़े का क्या? अभी झगड़ा किया, एक दूसरे को गालियां सुनाई, हाथ चमका चमका कर, गला फाड़ फाड़ कर एक दूसरे के गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए, जीभ की धार से बेटा बेटी की गर्दन काटी गई, काली माई को काला पाठा कबूला गया, हाथ और मुंह को कोढ़ कुष्ठ से गलाने की प्रार्थना की गई और 1-2 घंटे के बाद ही सफाई मेल मिलाप हो गया। एक दूसरे के हाथ से हुक्का लेकर गुड़गुड़ाने लगी, साग मांग कर ले गई और बदले में शकरकंद भेज दिया माइनस कल शाम को मालिक के खेत से अंधेरे में उखाड़ लाया है लड़के ने। मालिक देखते तो पीठ की चमड़ी खींच लेते। पहले झगड़ा का सिरगनेस 2 ही औरतों से होता है। झगड़े के सिलसिले में एक एक कर पास पड़ोस की औरतों के प्रसंग आते जाते हैं और झगड़ने वालियों की संख्या बढ़ती जाती है। झगड़े से उनके कामकाज में भी कोई बाधा नहीं पहुंचती है। काम के साथ साथ झगड़ा भी चल रहा है। जब सारे गांव की औरतें झगड़ने लगती है, तब कोई किसी की बात नहीं सुनती, सब अपना अपना चरखा ओटने लगती है। लेकिन फुलिया आज झगड़े में हिस्सा नहीं ले रही है। वह टट्टी की आड़ में खड़ी होकर सुरंगा सदाब्रज की कथा सुन रही है। खलासी जी के गले में जादू है, ओझा गुनी आदमी है। कथा और गीत में फुलिया यह ही भूल जाती है कि सहदेव मिसर शाम से ही कोठी के बगीचे में उसके इंतजार में मच्छर कटवा रहा है। खलासी के गले में जादू है। मामी क्या है रे? बोल ना। सहदेव मिसरवा के पास जाएगी क्या? नहीं मामी, एक बात कहने आई हूँ। काली क्रिया, किसी से कहना मत। खलासी जी तो तुम्हारे गुहाल में सोते हैं ना। काली क्रिया। सुरंगा सदाब्रज की कथा समाप्त हो गई है। झगड़ा लंका कांड तक पहुंचकर शेष हो गया। सहदेव मिसर मच्छरों से कब तक देह का खून चुसवाते? साला खलसिया, साली हरामजादी। अच्छा, कल देखूंगा। गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और रमजू की स्त्री के गुहाल में सुरंगा कह रही है सदाब्रज से, अभी नहीं, जब बाबा चुमौना के लिए राजी नहीं होंगे तब मैं तुम्हारे के साथ भाग चलूंगी। उनको राजी कैसे किया जाए? कौन एक मिसर है, सुना है? सदाब्रज बेचारा कहता है, सब झूठी बात है। तुम बालदेव जी से कहो। कौन बालदेव? पुरैनिया आश्रम वाला। हाँ, सभी उनकी बात मानते हैं। बाबू बबुआ भी उनसे बाहर नहीं। तुम बंदगी मत करना, जय हिंद कहना। लेकिन वह तो हम पर बड़ा नाराज है। देशद्रोहित के फिरिस में नाम दे दिया है। माँ के लिए नाक की बुलाकी ले आना, असली पीतल की बुलाकी। मठ पर आचार्य गुरु आने वाले हैं, नए महंत को चादर टीका देने के लिए। मुजफ्फरपुर जिला का एक मूर्ति आया है नरसिंहदास। आचार्य गुरु मुजफ्फरपुर जिले के पुपड़ी मठ पर भंडारा में आए हैं। नरसिंहदास खबर लेकर आया है आचार्य गुरु आ रहे हैं। मठ के सभी सेवक सती, आस पास के बाबू बबुआन लोगों को पहले ही खबर दे दी जाए। रामदास को महंती की टीका मिलेगी। महंत सेवादास का एकमात्र चेला वही है। रामदास सोचता है, यदि खंजरी बजाना नहीं जानते तो आज तक बेलाही के जमींदार की भैंस की पूंछ हाथ से नहीं छूटती। महंत साहब उसकी खंजरी सुनकर मोहित हो गए और वह रात को ही महंत साहब के साथ भागकर मैरीगंज मठ पर आ गया। 15 साल पहले की बात। 15 साल बाद रामदास का भाग फिरा है। जय हो सतगुरु साहिब की। नियमानुसार सभी पंचों की उपस्थिति में नया महंत एक इकरारनामा लिख देगा, हमेशा लंगोटा बंद रहकर सतगुरु के स्थल की रक्षा करेंगे। किसी तरह का मादक द्रव्य नहीं सेवन करेंगे। दासी रखेलन नहीं रखेंगे, आदि आदि। इसके बाद आचार्य गुरु एक सुरथाल महंती का दस्तावेज पर दस्तखत करके नए महंत को देंगे। फिर चादर टीका की विधि, दही की टीका और सिर पर दूब धान। बस, नए महंत साहब उस दिन से 900 बीघे की पत्नी छोटी जमींदारी के एकमात्र मालिक हो जाएंगे।
नरसिंहदास तो आचार्य जी का संदेशा लेकर आया था, किंतु मेरीगंज मठ पर एक ही रात रहने के बाद उस पर मेहनती का मोह सवार हो गया। 900 बीघे की काश्तकारी, कलमी आम का बाग, 10 बीघे में सिर्फ केला ही लगा हुआ है। एक एक घर में 1000 केले फले हैं। हजरिया केला, 2 कोड़ी गाय, 4 गुजराती भैंस और सबसे कीमती संपत्ति अमूल्य धन लक्ष्मी दासिन। लक्ष्मी दासिन कहती है, महंत साहेब को बस यही एक चेला है रामदास, तो कानूनन रामदास ही होने वाला अधिकारी महंत है। रामदास, काठ का उल्लू रामदास, सतगुरु हो, यह अंधेर है। रामदास महंत नहीं हो सकता। छुछुदर की तरफ तो सूरत है, वह महंत होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यह लक्ष्मी, श्राप भ्रष्ट अप्सरा। लक्ष्मी ने नरसिंहदास की आंखों में न जाने क्या देखा है कि उसकी छाया से भी वह बचकर चलती है। रात में किवाड़ मजबूती से बंद करके सोती है। किवाड़ की छिटकिली लगाने के बाद एक ओखल किवाड़ में सटा देती है। नरसिंहदास को शायद बहुमूत्र की बीमारी है। रात भर में 10-11 बार पेशाब करने के लिए उठता है। हर बार धूनी के पास सोया हुआ रामदास उसे टोकता है, माइनस कौन? नरसिंहदास किसी बार जवाब नहीं देता। कल रात एक बार गुस्से में जवाब दिया, माइनस महंत होने के पहले ही अंधे हो गए क्या? देखते नहीं हो? जैसा गुरु वैसा चेला। रामदास कुनमुना कर रह गया था। सुबह को सत्संग के समय ही लक्ष्मी बरस पड़ी थी, माइनस क्यों आप वैसी भाखा बोले थे? महंत होने के पहले ही अंधे हो गए, जैसा गुरु। गुरु निंदा सुन ही जो काना। मैं गुरु निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सह सकती। रामदास को आप क्या समझते हैं? वह इस मठ का अधिकारी महंत है। आपके जैसे एक कोड़ी बिल्टा आवारा साधुओं को वह रोज प्रसाद देगा। बात करना भी नहीं जानते। आने दीजिए आचार्य जी को। रामदास भी सुना देता है, माइनस रात में हम छोड़ दिया, लेकिन अब बोलोगे तो सीधे पश्चिम का रास्ता दिखा देंगे। हाँ, समझ रखो। भंडारी तो नंबरी शैतान है। कल से ही उसने बदमाशी शुरू की है। दाल की कटोरी में सिर्फ पानी रहता है। आलू की भुजिया दोबारा नहीं देता। घी मांगने पर कहता है, माइनस दाल घी से बघारल है। केला बिक्री होने के लिए हाट भेज दिया जाता है। दूध में पानी मिलाकर देता है। बाल भोग में पहले दही चूड़ा देता था, कल से सिर्फ चूड़ा लाकर रख देता है। बिल्टा साधु। रंडी की यह हिम्मत। उसे बिल्टा साधु कहती है। अच्छा, अच्छा। लक्ष्मी पहले से ही तो उसे नहीं जानती। कैसे जान सकती है? वह कभी पहले यहाँ आया नहीं। कुपड़ी मठ से भी तो कभी कोई मूर्ति यहाँ नहीं आया। सोनमतिया कहारिन भी तो नहीं आई है यहाँ। संभव है उस बार अपनी बेटी रधिया को खोजने के लिए यहाँ भी पहुंची हो। ठीक है। रधिया। रधिया को पहली बार जब देखा था तो उसके मन की ऐसी ही हालत हुई थी। कनपट्टी के पास हमेशा गर्म रहता था, लेकिन रधिया अलहड़ थी। एक ही चक्कर में जाल में आ गई थी। लक्ष्मी तो पुरानी है, खेली खिलाई है, 70 चूहे खाई हुई है। यदि वह रधिया को लेकर नौटंकी कंपनी में नहीं शामिल होता तो रधिया हाथ से नहीं निकलती। नौटंकी कंपनी के मालिक की ही बात रहती तो वह सह ले सकता था। हारमोनियम और नगाड़ा वाले भी रधिया को कभी फुर्सत नहीं देते थे। कभी ताल का रिहर्सल करना है तो कभी नाच सिखाना है। रधिया साली भी कुत्ती ही थी, वह भी तो बदल गई थी। नरसिंहदास अपने सिर के दाग पर हाथ फेरकर मफलर से ढक लेता है। साले नगाड़ची ने ठीक सामने कपाल पर ही डंडा चलाया था। मठ लौटने पर महंत साहब ने खड़ाओं से मरम्मत की थी, लेकिन 7 दिन से उपवास किए हुए शरीर में इतना दम कहाँ था जो भागते। सिर का घाव ताजा ही था। महंत साहब की खड़ाऊ गुरु की खड़ाऊ थी। महंत साहब के पैर पर वह लेटा रहा था। वे बहुत दयालु पुरुष थे। नरसिंहदास उनका एकलौता चेला था। गुरु ने क्षमा कर दिया।
महंत साहब के शरीर त्यागने के बाद पुकड़ी मठ की महंत ही उसे ही मिलती, लेकिन रामबरन कोयरी ने उसकी मति फेर दी थी। लरसिंहदास, नेपाली गांजा में बड़ा नफा होता है। 10 रुपए का लाओ और 400 बनाओ। नेपाल में 4 आने सेर गांजा मिलता है। बरहत्तर मेला के समय चलो। महंत साहब ने जब शरीर त्याग किया तो वह जेल में था। महंत साहब ने मरने के समय जीवदास को चेला कबूल कर वील लिख दिया, नहीं तो वह भी एक मठ का महंत होता। तब लक्ष्मी उसे बिल्टा साधु नहीं कह सकती। तब तो पैर पखारकर, पैर के 10 नाखूनों को धोकर वह प्रेम से चरणोदक पीती। लेकिन वह लक्ष्मी को चरणोदक पिलाकर छोड़ेगा। रामदास, क्या है? रामदास, मत बोलिए, अधिकारी जी कहिए। कोठारिन से कहो कि लरसिंहदास आज जा रहे हैं। जा रहे हैं तो जाइए। तुम कोठारिन से कहो। तुम ताम मत करो, कोठारिन जी से क्या कहेंगे, राह खर्च कल ही कोठारिन जी ने दे दिया है। रामदास झोली से एक 5 रुपए का नोट निकालकर लरसिंहदास के आगे फेंक देता है। हम पूछना चाहते हैं कि कोठारिन ने हमारा अपमान काहे किया? हमको बिल्टा काहे बोली? हमारे आचार्य गुरु को काहे गाली दिया? आचार्य गुरु को कब गाली दिया है? दिया है, बोली नहीं थी। पूजा विदाई लेने के समय आचार्य गुरु है, बेबखत पढ़ने पर सीधा जवाब मिलता है। आज आचार्य गुरु हुए हैं, कल तक तो गुरु भाई थे। यह गाली नहीं तो और क्या है? संसार में सत्य का भी लेस जरा रहने दीजिए साधु महाराज। लक्ष्मी अंदर से निकलकर कहती है, साधु का काम झूठ बोलना नहीं है। 6-6, 6-6, क्या? हमको बिल्टा नहीं कहा है आप आप तुमने? रामदास, लक्ष्मी गरज उठती है, गरदनियां देकर निकाल दो इसको। यह साधु नहीं, राक्षस है। उसके सिर पर माया सवार है। इससे पूछो, आज सवेरे जब मैं स्नान कर रही थी तो बांस की पट्टी में छेद करके यह क्या देखता था? शैतान। लक्ष्मी फुफकारती हुई अंदर चली जाती हैं। रामदास उठकर लरसिंहदास के गले में हाथ लगाकर धक्का देता है। लरसिंहदास सीढ़ी पर गिर पड़ता है। नाक से खून निकल रहा है। जय हिंद रामदास जी। क्या है? क्या हुआ? बालदेव जी लहू देखकर घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, पछवरिया साधु है। काया में कहीं साधु स्वभाव नहीं। कोठारिन जी से बदकुट्टी वाद विवाद करता था। तो मारपीट क्यों हुई? शांति से सब काम करना चाहिए, हिंसा बात नहीं करना चाहिए। रामदास, बालदेव जी को अंदर भेज दो। लरसिंहदास नाक का खून पोंछते हुए देखता है, बालदेव नाम का यह खद्दरधारी आदमी अंदर जा रहा है, सीधे लक्ष्मी की कोठरी में। जय हिंद बालदेव जी। शायद यह खद्दरधारी और लक्ष्मी एक ही आसनी पर बैठे हैं, एकदम आसपास देह से देह सटाकर। अच्छा, गांव के ग्रह अच्छे नहीं। सिर्फ जोतखी जी नहीं, गांव के सभी मातबर लोग मन ही मन सोच विचार कर देख रहे हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं। तहसीलदार साहब को स्टेट के सर्किल मैनेजर ने बुलाकर एकांत में कहा है, 1 साल का भी खजाना जिन लोगों के पास बकाया है, उन पर चुपचाप नालिश कर दो। बलाए बलाए घूस देकर से नोटिस 58B तामील करवा लो। कुर्की और इश्तहार निकास करवाकर सरजमीन पर चपरासी को ले जाने की जरूरत नहीं। कचहरी में ही बैठकर गांव के चमार से अंगूठा का टीप लेकर ढोल बजाने की रसीद बनवा लो। गांव के 1-2 गवाहों को भी ठीक करके रखो। स्टेट से उनको भत्ता मिलेगा। इन कांग्रेसियों का कोई ठीक नहीं। सिंह जी यादवटोला के नढ़ेलों बदमाशों का सीना तानकर चलना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जोतखी जी ठीक कहते थे, बार बार लाठी भाला दिखलाते हैं। हौसला बढ़ गया है। अब तो राह चलते प्रणाम पाती भी नहीं करते हैं यादव लोग। कलिया कभी कभी चिढ़ाने के लिए नमस्कार करता है। देह में आग लग जाती है सुनकर। लेकिन सिंह जी क्या करें? राजपूत टोली के नौजवान लोग भी ग्वालों के दल में ही धीरे धीरे मिल रहे हैं। अखाड़े में ग्वालों के साथ कुश्ती लड़ते हैं। रोज शाम को कीर्तन में भी जाने लगे हैं।
हरगौरी ठीक कहता था, यदि यही हालत रही तो 5 साल के बाद ग्वाले बेटी मांगेंगे। तब काली कुर्ती वालों के बारे में जो हरगौरी कहता था, उन लोगों को बुला लिया जाए। कहता था, लाठी भाला सिखाने वाला मास्टर आवेगा। संजोगक जी या संचालक जी क्या कहता था, सो आवेंगे। हिंदू राज महाराणा प्रताप और शिवाजी का राज होगा। हरगौरी आजकल बड़ी बड़ी बातें करता है। भंडारा के दिन सिंह जी रूठे हुए खेलावन सिंह यादव को घर से जबरदस्ती खींचकर ले गए थे, लेकिन खेलावन सिंह का मन रूठा ही हुआ था। जोतखी काका रोज आते हैं। उन्होंने कहा है, सकलदीप का 18 साल की उम्र में माता या पिता का विजोग लिखा हुआ है। सकलदीप का यह 17वां जा रहा है। सकलदीप की माँ बेटे का गौना करवाने के लिए रोज तकादा करती है। बेटे को वकील बनाने की इच्छा शायद काली माई पूरी नहीं होने देगी। गौना के बाद फिर क्या पढ़ेगा? माता पिता का विजोग। बालदेव को सारी दुनिया की भलाई तो सोचती है, मगर जिसका नमक खाता है उसके लिए एक तिनका भी तो सोचे। दिन भर तहसीलदार के यहाँ बैठा रहता है और शाम को कीर्तन। कमला किनारे वाले एक जमा में कलरू पासवान के दादा का नाम कायमी बटैयादार की हैसियत से दर्ज है। बालदेव से कहा कि कलरू से कह सुनकर सुपुर्दी लिखवा दो या रजिस्ट्री करवा दो, तो कान ही नहीं दिया। हलवाहा गोनाए तकमा कल से हल जोतने नहीं आता है। कहता है, पिछले साल का बकाया साफ कर दीजिए तो हल उठावेंगे। बालदेव टुकुर टुकुर देखता रहा, कुछ बोला भी नहीं, उल्टे हमसे बहस करने लगा। गरीब लोगों का दरमाहा नहीं रोकना चाहिए भाई साहब। जोतखी जी की 18 साल की नववधू कंचीरावाली के पेट में रोज खाने के बाद दर्द हो जाता है। पिछले 1 साल से वह खाने के बाद पेट पकड़कर सो जाती है। इस साल तो और भी दर्द बढ़ गया है। डॉक्टर दवा? नहीं नहीं। डॉक्टर तो पेट टिपेगा, जीभ देखेगा, आंख की पकनियां उल्टाकर देखेगा, पेशाब और पाखाना के बारे में पूछेगा, शायद लहू भी जांच करे। इधर वह रोज कहती है, डॉक्टर बाबू ने कोयरिटोला की छोटी चंपा को एक ही रक्षैन में आराम कर दिया है। इसी तरह उसके पेट में भी दर्द रहता था। औरत को समझाना बड़ा कठिन काम है। सभी औरतें एक समान। जो जिद पकड़ेगी पकड़े रहेगी। जोतखी जी को अपनी 4 स्त्रियों का अनुभव है। पहली बेचारी को तो सिर्फ मेला बाजार देखने का रोग था। कोई भी मेला नहीं छोड़ती थी वह। जहाँ मेला आया कि जोतखी जी के 30 दिन परमानंद झा की खुशामद करने में ही बीतते थे। परमानंद की भैंसागाड़ी पर ही मेला जाएगी। परमानंद बेचारा खुद गाड़ी हाँक कर मेला ले जाता था, कभी भाड़ा नहीं लिया। आखिर बेचारी की मृत्यु भी मेले में ही हुई। उस साल अर्धोदय के मेले में वह जोरों का हैजा फैला था। दूसरी को हुक्का पीने की आदत थी, ब्राह्मण का हुक्का पीना। लेकिन जोतखी जी क्या करते औरत की जिद। जब वह बीमार पड़ती थी तो बहुत बार जोतखी जी को ही हुक्का तैयार कर देना पड़ता था। पुरानी खांसी से खांसते खांसते वह भी मर गई। तीसरी को इस बात की जिद लग गई थी कि वह गांव के लड़कों से हंसना बोलना बंद नहीं करेगी। और कंचीरावाली को डॉक्टरी दवा की जिद लग गई है। एकमात्र पुत्र रामनारायण तो कुपुत्र निकला। विदापत नाच करता है, तत्मा पासवानों के साथ रहता है। सारी ब्राह्मण मंडली में उसकी शिकायत फैल गई है। कोई बेटी देता ही नहीं। जोतखी जी क्या करें? हाथ की ऊर्ध्व रेखा तो सीधे तर्जनी में चली गई है, लेकिन कुंडली के 10वें घर में शनि है। समझाते समझाते थक गया कि अपना नाम रामनारायण मिश्र कहा करो, लेकिन वह भी गंवार की तरह नामनारायण ही कहता है। रामनारायण के साथ कंचीरावाली को एक दिन अस्पताल भेज दें। घर पर बुलाने से तो डॉक्टर फीस लेगा। लरसिंहदास गांव के घर घर में जाकर पंचों से कह रहा है, माइनस आचार्य गुरु आ रहे हैं। मठ का अधिकारी महंत वही है, उसी को चादर टीका मिलनी चाहिए। महंत की रखेलिन या दासिन को मठ के मामले में कुछ बोलने का अधिकार नहीं। रामदास तो भैंसवार है। इतने बड़े मठ को चलाना मूर्ख आदमी के बूते की बात नहीं। वह बीए पास है।
अंग्रेजी में ही बीजक बाँचता है। इसीलिए तो बाबड़ी केश रखता है, धोती कुर्ता पहनता है और आधी मूछ कटाता है। मठ पर एक स्कूल खोलेंगे, गांव वालों की भलाई करेंगे। आप लोग बुद्धिमान आदमी है, खुद विचार कर देख सकते हैं। दासिन रखेलिन मठ को बिगाड़ देती है, साधु धर्म को भ्रष्ट कर देती है। आप लोग खुद विचार कर देख सकते हैं। तंत्रमाटोले में पंचायत हुई, बंदिश हुई है तंत्रमाटोले की। कोई औरत अब बाबूटोला के किसी आंगन में काम करने नहीं जाएगी। बाबू बबुआन लोग शाम को गांव में आवे, कोई हर्ज नहीं, किसी की अंदर हवेली में नहीं जा सकते। मजबूरी में जो एक आध शेर मिले, उसी में सबों को संतोख रखना होगा। बलाई आमदनी में कोई बरकत नहीं। अनोखे और उचित दास छड़ीदार हुआ है, जिसे चाल से बेचाल देखेगा, तीन बांस की छड़ी से पीठ की चमड़ी उधेड़ लेगा। तंत्रमा लोगों की इस बंदिश के बाद गहलोत छत्री, कर्ण छत्री, पौलियाटोले, धनुकधारी और कुशवाहा छत्री टोले के पंचों ने भी ऐसी ही व्यवस्था की है। सिर्फ जनेऊ लेने से ही नहीं होता है, कर्म भी करना होगा। जाए तो कोई बाबू कभी संथाल टोली में शाम या रात को उनकी औरतों से कोई दिल लगी भी कर सकता है। संथालों के तीर पर जहर का पानी चढ़ाया रहता है। कुम्भ छत्री टोले के लौजमानों ने कल रात को शिवशक्कर सिंह को बेपानी कर दिया। झुबरी मुसम्मात का घर तो टोले के एक छोर पर है न, सिपहिया टोली की बांसवाड़ी के ठीक बगल में। लेकिन शिवशक्कर सिंह को क्या मालूम कि बांस की झाड़ियों में छोकरे पहले से ही छिपे हुए हैं। झुबरी मुसम्मात को 10 रुपए जरिमाना हुआ है। जहां से देना तो होगा ही, नहीं तो हुक्का पानी बंद। शिवशक्कर सिंह से रुपया लेकर दे। इसी तरह लालबाग मेला में पंचलैट खरीद होगा। बिना पंचलैट वाली पंचायत की क्या कीमत? लैट के दाम में 20 रुपया और कम है। एक दिन फिर बांसवाड़ी में 1 घंटा मच्छर कटवाना होगा। और क्या, कालीचरण का अखाड़ा आजकल खूब जमता है। शाम को कीर्तन भी खूब जमता है। नया हारमोनिया खरीद हुआ है। गंगा जी के मेले से गंगतीरिया ढोलक लाया गया है, खूब गमहरता है। बालदेव जी को कीर्तन तो पसंद है, लेकिन अखाड़ा और कुश्ती को वे खराब समझते हैं। शरीर में ज्यादा बल होने से हिंसाबाद करने का खौफ रहता है। असल चीज है बुद्धि। बुद्धि के बल से ही गन्ही महात्मा जी ने अंग्रेजों को हराया है। गांधी जी की देह में तो एक चिड़िया के बराबर भी मांस नहीं। कांग्रेस के और लीडर लोग भी दुबले पतले ही है, लेकिन कालीचरण का अखाड़ा बंद नहीं हो सकता। ढोल की आवाज में कुछ ऐसी बात है कि कुश्ती लड़ने वाले नौजवानों के खून को गर्म कर देती है। डाक दिन्ना, डाक दिन्ना। शोभन मोची ने ढोल पर लकड़ी की पहली चोट दी कि देह कसमसाने लगता है। दिन्ना डिन्ना, दिन्ना डिन्ना, अर्थात आजा 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 आजा। सभी अखाड़े में आए। काठी और जांघिया चढ़ाया, एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सिर में लगाया और अज्जजा कहकर मैदान में उतर पड़े। कालीचरण आ अली कहकर मैदान में उतरता है। चंपावती मेला में पंजाबी पहलवान मुश्ताक इसी तरह आली या अली कहकर मैदान में उतरता था। तब शोभन ताल बदल देता है, चट्ठा गिरधा, चट्ठा गिरधा। आजा भिर जा, आजा भिर जा। अखाड़े में पहलवान पैंतरे भर रहे हैं। कोई किसी को अपना हाथ भी छूने नहीं देता है। पहली पकड़ की ताक में है। वह पकड़ा। धागेड़ागी, धागेड़ागी, धागेड़ागी। कसकर पकड़ो, कसकर पकड़ो। चटाक चट्ठा, चटाक चट्ठा। उठा पटक दे, उठा पटक दे। गिर गिर गिरधा, गिरधा गिरधा। वह वाह, वह वाह, वाह बहादुर। पटक तो दिया, अब चित्त करना खेल नहीं। मिट्टी पकड़ लिया है। सभी दाव के पेंच और काट उसको मालूम है। दाव दिन्ना, तिरकिट दिन्ना। दाव काट, बाहर हो जा। वाह बहादुर। दाव काट कर बाहर निकल आया। फिर धा चट गिरधा, आ जा भिर जा। ढोल के हर ताल से पैंतरे, दाव, पेंच, काट और मार की बोली निकलती है। कालीठान में पूजा के दिन इसी ढोल की ताल एकदम बदल जाती है। आवाज भी बदल जाती है। धागिर धिन्ना, धागिर धिन्ना।
जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। गांव की रक्षा करो मान जगदम्बा। चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से। कब होई है गवना हमार रे भौजिया। पक्की सड़क पर गाड़ी वालों का दल भौजिया का गीत गाते हुए गाड़ी हाँक रहा है। आ चल बढ़ के। दाहिने। हाँ हाँ, घोड़ा देखकर भी भड़कता है। साला। हथवा रंगाए सयान देहरी बैठाई गेले। फिर हूँ न लिहले उदेश रे भौजिया। नंदिया के दिल की हूक गाड़ी वालों के गले से कूक बनकर निकल रही है। भौजिया। कमली की कोई भौजी नहीं, किससे दिल की बात कहे। भौजिया की नंदिया की तो शादी हो चुकी है, कमली का तो हाथ भी पीला नहीं हुआ है। प्रेम सागर में मन नहीं लगता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, एक दिन कृष्ण कन्हैया वंशी बजैया कदम के ब्रिज पर बैठ के बंशी बजाए रहे थे। चिरहर लीला की तस्वीर को देखकर कमली का जी न जाने कैसा कैसा करने लगता है। वह प्रेम सागर बंद कर देती है। माइनस सुबह प्यारू आया था। कितना दो आदमी है प्यारू। आज क्या बना था प्यारू। डॉक्टर साहब आज ठीक समय पर खाए थे या शीशी बोतल लेकर पड़े हुए थे। प्यारू हंसकर हमेशा की तरह जवाब देगा, अरे क्या पूछती हो दैया। इस आदमी का हमको कोई ताल पता थौर ठिकाना नहीं लगता है। रोज कहेंगे कि प्यारू आज खाना जरा जल्दी बनाओ, और खाते फिर वही रात में 11 बजे और दिन में 2 बजे। आज बंधा का झोल बना था। झोल क्या खाएंगे, मिर्च मसाला छूते भी नहीं है। खाने का तो कोई शौक नहीं है, जो बना दो खा लेंगे। और शीशी बोतल, क्या पूछती हो दैया। कल से मच्छर खटमल और तिलचट्टे के पीछे पड़े हुए हैं। आज संथाल टोली के जोगिया मांझी को कह रहे थे 4 खरगोश और 1 दर्जन चूहा पकड़ कर दे जाओ, पूरा इनाम मिलेगा। प्यारू को गांव भर की औरतें प्यार करती हैं। गांव भर में उसकी मामी, मौसी, नानी, दादी और काकी है। सभी जवान लड़कियों को वह दैया कहता है। डॉक्टर की मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा है। जब आवेगा तो मुस्कुराते हुए आवेगा, डर लगता है। हाँ हाँ, डर लगता है तो तुमको क्या, तुमको तो मजा मिलता है न। मुस्कुराए जाओ। गले में आला लटकाए फिरते हैं बाबू साहब। छाती और पीठ में लगाकर लोगों के दिल की बीमारी का पता लगाते हैं। झूठ। इतने दिन हो गए, मेरे दिल की बात, मेरी बीमारी को कहाँ जान सके। या जानबूझकर अनजान बनते हो डॉक्टर। तुम्हारी मुस्कुराहट से तो यही मालूम होता है। अच्छा डॉक्टर, सच सच बताना, तुम क्यों मुस्कुराते हो। तुम मुझे जलाने के लिए इस गांव में क्यों आए। नहीं नहीं, तुम नहीं आते तो पागल हो जाती। रोज सपने में कमला नदी की बाढ़ में मैं बह जाती थी। बड़े बड़े सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते थे। तुम आए, मैं डूबते डूबते बच गई। मेरी आंखों की पपनियां उलटकर देखो, मेरी पीठ पर आला लगाकर देखो, मेरे दिल की बात सुनो। तुम डांटते हो, बड़ा अच्छा लगता है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चिढ़ाते हो, कितना अच्छा लगता है मुझे। फिर मीठी दवा भेज दूंगा। हाँ जी, भेज देना। पूछते हो क्या, तुम्हारी बोली क्या कम मीठी है। लेकिन तुम एक बार जरूर आया करो। नहीं आओगे तो मुझे डर लगेगा। सिपहिया टोली की कुसमी कहती थी, डॉक्टर मुझसे भी पूछता था मीठी दवा चाहिए क्या। मैं नहीं विश्वास करती, डॉक्टर ऐसा नहीं है। कुसमी झूठ बोलती है। मीठी दवा और किसी को मिल ही नहीं सकती है। डॉक्टर खबरदार। कुसमी बड़ी चालबाज लड़की है। बहुतों को बदनाम किया है उसने। हरगौरी उसका मौसेरा भाई है, लेकिन जाने दो, क्या करोगे सुनकर। उसकी ससुराल फारबिसगंज में है। घरवाला एक मारवाड़ी का सिपाही है। रात भर सिपाही पहरा करता है और कुसमी बाइस्कोप देखने जाती है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, एक दिन यशुमती सभी ग्वालिनों को बुलाए। कमली, माँ, पढ़ना बंद करो। डॉक्टर बाबू ने मना किया है न। दवा पी लो।
मैं तुम्हारी किताब बक्से में बंद कर ताला लगा दूंगी। हाँ, ऐसे तुम नहीं मानोगी। पढ़ने से क्या होगा माँ? लड़की की बात तो सुनो जरा। पढ़ने से क्या होगा सो तो डॉक्टर से पूछना। डॉक्टर बाबू से? माँ, तुम्हारा डॉक्टर क्या है जानती हो? माटी का महादेव। माँ थथाकर हंस पड़ती है। एक एक बात गढ़ कर निकालती है तू। अच्छा, ठहर जा। आज आने दे डॉक्टर बाबू को। माँ बाप के नैनों की पुतली है कमला। तहसीलदार साहब बेटी की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। माँ कमला की हर आवश्यकता को बिना मुंह खोले ही पूरा कर देती है। बाप ने खुद पढ़ाया लिखाया है रामायण, महाभारत, नल दमयंती, सावित्री सत्यवान, पार्वती मंगल और शिवपुराण। कमला रोज शिव पूजती है और शिवशंकर सुख कर नाथ वरदायक महादेव। महादेव, मिट्टी का महादेव। माँ चुप रहो। कमली माँ से लिपटकर हाथों से मुंह बंद कर देती है। पूछो न अपने डॉक्टर से खरगोश पालकर क्या करेंगे। डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता है, सिर्फ मुस्कुराता है। फिर गंभीर होते हुए कहता है, अब तो सुई देनी ही पड़ेगी। दवा से बेहोशी तो दूर हो गई, लेकिन पागलपन। सभी ठठाकर हंस पड़ते हैं। तहसीलदार साहब, मान और प्यारो। कमली का चेहरा लाल हो जाता है। आज खून का दबाव नहीं, जांच कराऊंगी। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, मैं पगली हूँ। दीदी। तहसीलदार साहब बेटी को दीदी कहकर पुकारते हैं। आओ, डॉक्टर साहब को देर हो रही है। ब्लड प्रेशर जांच करते समय डॉक्टर गंभीर होकर यंत्र की ओर देखता है। कमली तिरछी निगाहों से चोरी चोरी डॉक्टर को देखती है। हाँ जी, मुझे पगली कहते हो, लेकिन मुझे पगली बना कौन रहा है? गांव में सिर्फ तहसीलदार साहब चाय पीते हैं, बढ़िया चाय की पत्ती का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर यहाँ हर शाम को चाय पीने आता है। कमला की माँ का अनुरोध है, रोज शाम को चाय पी जाइए। तहसीलदार साहब कहते हैं, डॉक्टर तो अपने समाम की तरह हो गया है। डॉक्टर को भी तहसीलदार साहब से घनिष्ठता हो गई है। तहसीलदार साहब से गांव घर और जिले की बहुत सी नई पुरानी बातें सुनने को मिलती है। राजपारबंगा स्टेट के जनरल मैनेजर ढफ साहब कैसा आदमी है। आजकल एकदम हिंदुस्तानी हो गया है। धोती कुर्ता पहनता है, कभी कभी रोरी का टीका भी लगाता है। राजपारबंगा के कुमार जी उसकी मुट्ठी में है। डफ साहब की बेटी जब तक रहेगी, कुमार जी डफ साहब को नहीं हटा सकते हैं। महारानी चंपावती जाति की मुशरनी थी। राजा भूपत सिंह को मेम रानी से दो लड़के हैं। बड़ा अयाश है राजा भूपत, पोलो का जबरदस्त खिलाड़ी। दार्जिलिंग रेस में हर साल उसका घोड़ा जीतता है। आजकल भी 22 घोड़े हैं। बड़ा अयाश। पुण्याह में बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ से इतनी बाईजी आती है कि 3 दिन 3 रात महफिल जमी रहती है, 1 मिनट भी बंद नहीं होती। पेरिस की शराब पीता है। असल राजा तो वही है। राजपारबंगा वाला तो मक्खी चूस है। जिला का सबसे बड़ा किसान है भोला बाबू। 30,000 बीघा जमीन है। रहुआ एस्टेट के गुरुबंशी बाबू भी किसान ही है। उनकी बात निराली है। दाता कर्ण है। वार फंड में सबसे ज्यादा रुपया दिया और कांग्रेस के सहायता फंड में भी सबसे ज्यादा रुपया दिया, और इसी को कहते हैं दुनिया का इंसाफ। दिल खोलकर दान देने का सुफल क्या मिला है, जानते हैं? लोगों ने झूठ मूठ अफवाह फैला दिया है कि नोट बनाता है। अरे भाई, नोट तो बनाती है उसकी कोशी गंगा किनारे की हजारों बीघा जमीन, जिसमें न हल लगता है, न बैल, न मेहनत, न मजदूरी। बाढ़ का पानी हटा और कीचड़ वाली धरती पर चना, खेसारी, मटर, सरसों, उड़द वगैरह छींट दिया। बस छींटने में जितनी मेहनत लगे। कोशी और गंगा के पानी से नहाई हुई धरती माता दिल खोलकर अपना धन लुटा देती है। जिला कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर है शिवनाथ चौधरी जी। ओ, आप तो जानते ही हैं उनको। वह भी बड़े किसान है। पूर्णिया कचहरी में जो वकालत सीसी बाबू कर गए, वह अब कोई वकील क्या करेगा। हाईकोर्ट के बालिस्टर भी उनके बनाए हुए मिसल को नहीं काट सकते थे।
लेकिन फौजदारी कचहरी में कभी पैर नहीं रखते थे। एक बार राजा भूपत 10,000 फीस देने लगा, खूनी केस था। सीसी बाबू ने अपना प्रण नहीं तोड़ा, कचहरी नहीं गए। कागज पढ़कर सिर्फ एक जगह एक लाइन काट दिया और एक जगह एक अक्षर जोड़ दिया। राजा भूपत बेदाग छूट गया। अब तो न वह अयोध्या है और न वह राम। बाबा, दीदी, डॉक्टर साहब आज यही खाएंगे। प्यारू से झगड़ा मोल लेना चाहती है, प्यारू से कह दिया है। तब डॉक्टर साहब, हमारी तो कभी हिम्मत नहीं हुई। दीदी कहती है, यदि श्रद्धा हो तो। श्रद्धा अश्रद्धा की बात नहीं, बात यह है कि मैं मिर्च मसाला नहीं खाते। कमली बीच में ही बोल उठी, उबली हुई चीजें खाएंगे, यही न। डॉक्टर समझ रहा है रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। शीला रहती तो तुरंत कुछ कह देती, शायद कहती भावात्मक संक्रमण अथवा प्रत्यावर्तन के मोड़ पर रोग पहुंच गया है। सुमित दास को लोग लबड़ा आदमी समझते हैं, लेकिन समय पर वह पते की बातें बता जाता है। आजकल उसका नाम पड़ा है बेतार की खबर। संक्षेप में बेतार, बात छोटी या बड़ी, कोई भी नई बात बेतार तुरंत घर घर में पहुंचा देता है। तहसीलदार का वह रोटियां गवाही की रोटी खाने वाला गवाह है। गवाही देते देते वह बूढ़ा हो गया है। वसूल तगादा के समय तहसीलदार के साथ रहता है। किसी को दाखिल खारिज करवानी है, किसी रैयत की जमीन में झंझट लगा है या किसी को बंदोबस्ती लेनी है, तहसीलदार से पहले सुमृतदास से बातें करे। वह रैयतों को एकांत में ले जाकर कहेगा, तहसीलदार तो हमारी मुट्ठी में है, हमको पान सुपारी खाने के लिए कुछ दो या नहीं दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तहसीलदार साहब को तो वाजिब जो है सो। रैयतों से छोटी छोटी चीजें तहसीलदार साहब खुद कैसे मांग सकते हैं? वह सुमृतदास ही मांगता है। कद्दू, खीरा, बैंगन, करेला, कबूतर, हल्दी, मिर्चा, साग, मूली और सरसों का तेल, वह सब तो सुमृतदास अपने लिए लेता है। लेकिन चीजें लेते समय सुमृतदास रैयत से एकांत में कहता है, अरे भाई, ये सब चीजें मैं लेकर क्या करूंगा? न घर है न घरनी, न चूल्हा है न चौका, एक पेट के लिए मंगनी क्यों करूं? यह सब तो कभी एक पैसे की तरकारी तहसीलदार साहब के यहाँ खरीदी नहीं जाती। सुमित दास भला मंगनी करेगा। आज उसकी हालत खराब हो गई है तो क्या वह खानदान की इज्जत को भी लुटा देगा? उसके परदादा के दरवाजे पर हाथी झूमता था। सब कर्म का फेर है। सुमित दास के पेट में कोई बात नहीं पचती। कालीचरण कहता है, मुंह में दांत है नहीं, बात अटके भी तो कैसे? बेतार बेतार को बहुत सी बातें मिल गई हैं। पहली बात तो यह कि पश्चिम से मठ पर आचार्य गुरु आ रहे हैं। नरसिंहदास को कलेक्टर साहब ने भी महंत मान लिया है। दूसरी बात यह कि कल से खम्हार खलिहान खुलने वाला है। बीच में भदवा पड़ गया है। तहसीलदार साहब ने कहा है कल शुभ दिन है। तहसीलदार साहब के खम्हार के साथ ही गांव के और किसानों का खम्हार खुलता है। तहसीलदार साहब का खम्हार बड़ा खम्हार कहलाता है। जरीधार बाढ़ सूखा से बचकर भी 2000 मन धान होता है। हाँ, तीसरी बात तो कहना भूल ही गया बेतार, वह लौटकर सुना जाता है कपड़ा, तेल और चीनी की पुर्जी बांटने का काम बालदेव को मिला है। नाम तो उसमें डागर बाबू का भी है, लेकिन डागर बाबू कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। हमसे कहते थे कि हमारा काम आप ही कीजिए दास जी। हम बोले कि हमको भी फुर्सत कहाँ है। आचार्य गुरु के आने की खबर का कोई मोल नहीं भी हो, बाकी दो बातें यदि सच है तो वास्तव में कीमती है। बात सच है, बालदेव जी भी कहते हैं, बात ठीक है। खम्हार, साल भर की कमाई का लेखा जोखा तो खम्हार में ही होता है। 2 महीने की कटनी, 1 महीना मरनी, फिर साल भर की खटनी। दबनी मरनी करके जमा करो, साल भर के खाए हुए कर्ज का हिसाब करके चुकाओ। बाकी यदि रह जाए तो फिर सादा कागज पर अंगूठे की टीप लगाओ। सफाई करनी है तो बैल गाय भरना रखो या हलवाहा चरवाहा दो, फिर कर्ज खाओ। खम्हार का चक्र चलता रहता है।
खम्हार में बैलों के झुंड से दबनी मरनी होती है। बैलों के मुंह में जाली का जाप लगा दिया जाता है। गरीब और बेजमीन लोगों की हालत भी खम्हार के बैलों जैसी है। माइनस मुंह में जाली का जाप। लेकिन खम्हार का मुंह यह नहीं टूट सकता। भुरुकवा उगते ही खम्हार जग जाता है। सुई की तरह गड़ने वाली माघ के भोर की ठंडी हवा का कोई असर देह पर नहीं होता। ओस और पाले से देह शून्य हो जाता है। जब हाथ से अपनी नाक भी नहीं छुई जाती है, तब घूर में फिर से सूखे पुआल डालकर नई आग पैदा की जाती है। घर में शकरकंद पकता रहता है। घर के पास देह गरमाने की बारी जिसकी रहती है, वह प्रात की गाता है, हरि बिनु के पूरे है मोर सुआरत, हरि बिनु के। 8वां निर्बल के बलराम हो संतो, निर्बल के बलराम। दिन भर धान झाड़ फटक कर जमा किया, फिर धान के बोझे छींट दिए गए और शाम से फिर दबनी मरनी शुरू हो गई। शाम को घर के पास लोरिक या कुंवर बिज्जे भान की गीत कथा होती है। माइनस अरे राम राम रे दैबा रे इसर रे महादेव, बामे थाड़ी देवी दुर्गा दाहन बोले काव। अपन मन में सोच करे ये मानिक सरदार, बात से ना ही माने वीर कनौजिया गुआर। कपड़ा, तेल और चीनी की पुर्जी कमलदाहा के कमरुद्दी बाबू बांटते थे। मैरीगंज से कमलदाहा 10 कोस है। 10 कोस जाना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पुर्जी पाना बड़े भाग की बात समझी जाती है। कमरुद्दी बाबू कुंजड़ा है, बैंगन की बिक्री से ही जमींदार हुए हैं, मुस्लिम के लीडर है। कटिहार पूर्णिया मोटर रोड के किनारे पर ही घर है। हमेशा हाकिम हुक्काम उनके यहाँ आते रहते हैं। महीने में 7 मुर्गियों का खर्च है। लोग कहते हैं कि नए एसडीओ जब आए तो सारे इलाके में यह बात मशहूर हो गई कि बड़े कड़े हाकिम है, किसी के यहाँ न तो जाते हैं और न किसी का पान ही खाते हैं। लेकिन कमरुद्दी बाबू भी पीछा छोड़ने वाले आदमी नहीं। एसडीओ का डलेबर मुसलमान है। उसको कुरान की कसम देकर पान सुपारी खाने के लिए दिया। बस एक बार कटिहार से लौट रहे थे एसडीओ साहब, ठीक कमरुद्दी बाबू के घर के सामने आकर मोटर गाड़ी खराब हो गई। 10 बजे रात को एसडीओ साहब और कहाँ जाते। उसके बाद से ही कमरुद्दी बाबू आंख मूंदकर बिलेक करने लगे। एक बार पुरैनिया मीटिंग में कांग्रेसी खुशाय बाबू ने हाकिम से कहा, माइनस पब्लिक बहुत शिकायत करती है। कमरुद्दी बाबू ने हंसते हुए पूछा, माइनस हिंदू पब्लिक या मुसलमान। हाकिम भी समझ गए कमरुद्दी बाबू लीगी है, इसीलिए लोग झूठ मूठ दोख लगाते हैं। अब तो बालदेव जी पुर्जी देंगे। बालदेव जी को बिलैती कपड़ा से क्या जरूरत है। खदड़ को छोड़कर दूसरे कपड़े को छूते भी नहीं। छूते हैं, छूने में हर्ज नहीं। जय हो गन्ही महात्मा की जय हो। कल खम्हार खुलेगा। पिछले साल तो खम्हार खुलने के दिन जालिम सिंह का नाच हुआ था। जालिम सिंह सिपहिया ने एक डोमिन से शादी कर ली थी। लेकिन इस बार कीर्तन होना चाहिए। सुराजी कीर्तन। बेतार कहता है इस बार बिदापत नाच होगा। डागडर बाबू बिदापत नाच देखेंगे। तहसीलदार साहब तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कितना समझाया कि डागडर बाबू, वह तो बहुत पुराना नाच है, खाली बिकटे कॉमिक होता है। डागडर बाबू कहने लगे, बिदापत ही करवाइए। पासवान टोली के लिब्डू पासवान को खबर दे दी गई है। लिब्डू नाच का मूल गैन है। मूल गैन अर्थात म्यूजिक डायरेक्टर। कालीचरण का कीर्तन नहीं होगा। अच्छा कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब को एक दिन कीर्तन सुना देंगे। बालदेव जी को डागर बाबू की बुद्धि पर अचरज होता है। बिदापत नाच क्या देखेंगे, बड़ा खराब नाच है, कोई भला आदमी नहीं देखता, खराब खराब गीत गाता है। नाच ही देखने का मन था तो तहसीलदार साहब से कहकर सिमरगढ़ी गांव की थिएटर कंपनी को बुला लेते। आने जाने और 50 आदमी के खाने का खर्चा क्या तहसीलदार साहब नहीं दे सकते। गांव वाले देखते तो आंखें खुलती। सिमरबनी का थिएटर कंपनी मशहूर है। महावीर जब दुर्योधन का पाठ लेकर हाथ में तलवार लेकर गरजते हुए निकलता है तो एक कोस तक उसकी बोली साफ सुनाई पड़ती है, बस बंद करा दो यह मृदंग बाजा, हमको अच्छा नहीं लगता। धिन्ना 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 निन्ना निन्ना।
धिन तक धिन्ना, धिन तक धिन्ना। विदापत नाच का मृदंग जमीन का दे रहा है चलो, चलो, चलो। धिनक धिनक धा तिरकिट धिन्ना, धिनक धिनक धा तिरकिट धिन्ना। गांव भर के लोग तहसीलदार साहब के खम्हार में जमा हुए हैं। शामियाना तान दिया गया है। शामियाना खचमखच है। डॉक्टर बाबू सिंह जी और खेलावन सिंह यादव कुर्सी पर बैठे हैं। कालीचरण अपने दल के साथ है। जोतखी जी नहीं आए हैं। सिंह जी ने कहा आज भी उनके दांत में दर्द है भाई। सभी ठठाकर हंस पड़ते हैं। सभी जोतखी जी के नहीं आने का कारण जानते हैं। उनका बेटा नामलरैन भी विदापत नाच का समाजी है। माइनस बाभन नाचे तेली तमाशा देखे। कुपुत्र निकला रामनारायण। शिव हो। बालदेव जी नहीं आए हैं। कोई भला आदमी नहीं देखता विदापत नाच। अब मृदंग पर चलंती बज रहा है माइनस तिरकिट धिन्ना, तिरकिट धिन्ना। धिन तक धिन्ना, धिन तक धिन्ना। धिनक धिनक धा ध्रिक ध्रिक तिन्ना। ओ होए नायक जी। बिकटा विदूषक आया। भीड़ में हंसी की पहली लहर खेल जाती है। सैकड़ों मुक्त हृदयों की हंसी। पायल की झनकार। मुंह पर कालिक चूना पोतकर फटा पुराना पाजामा पहनकर लौकायदास बिकटा बन गया है। वह जन्मजात बिकटा है। भगवान ने उसे बिकटा ही बना के भेजा है। ऊपर का ओठ त्रिभुजाकार कटा है। सामने के दांत हमेशा निकले रहते हैं और शीतला माई ने एक आंख ले ली है। बात गढ़ने में उस्ताद है। ओ होए हो नायक जी। क्या है? अरे यह फतंग फतंग क्या बज रहे हैं? अरे मृदंग बज रहा है। यह करताल है, यह झाल है। सो तो समझा। यह धडिंग धडिंगा गणपत गंगा क्या बजाते हैं? नाच होगा नाच, विद्यापति नाच। ओ हम समझे कि लीलामी का ढोल बोल रहा है। धिन ताक धिन्ना, धिन ताक धिन्ना। आहे उत्तर ही राज से आयल है नटुकवा की आहे मैया। कि आहे मैया सरोस्ती है परथ में बन्नोनी है तोहार। हमहू मूरख गंवार की आहे मैया। सरोस्ती भूलल आखर जोड़ के आहे मैया कंठे लिहे है बास। ओ ओ हाय नायक जी। बिकटा जोर से चिल्ला उठता है। ताल भी कट चुका है। ठीक तान काटने के समय बिकटा को चिल्लाना चाहिए। इसलिए मृदंग के ताल का ज्ञान बिकटा को होना ही चाहिए। तुम कैसा बेकूफ हो जी। अरे हो नायक जी। यह आप लोग किसका वंदना कर रहे हैं? हा 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 हा। हंसी की दूसरी लेकिन हल्की लहर। बेकूफ सुनते नहीं हो, सरोस्ती माता का वंदना है। यह सुरस्सु सुरती सुर सुरस सती माता को तुम देखा है? हमको तुम बेकूफ कहते हो? बेकूफ तो तुम खुद हो। अरे सरस्वती का वंदना तो पढ़ल पंडित लोग करता है। हा 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 हा। भीड़ में खिलखिलाहट। तो हम लोग किसको बंदेंगे? ऊह तुम खाटी चलानी घी हो। जिस चलानी घी की पूरी भंडारा में हुई थी, जिसको खाकर हमारा पेट 10 दिन खराब रहा था। बिना किसी मिलावट के तुम भी खाटी बेकूफ मालूम होते हो। इतना भी नहीं जानते। सुनो जरा बजाने कहो धिनक धिन्ना, तिरकिट धिन्ना। अरे दाल बंदो, भात बंदो, साग बंदो बटुआ। यह तो हुआ कच्ची सरकार। अब जरा पक्की सुनिए। अरे चूड़ा बंदो, भूजा बंदो, रोटी बंदो मड़ुआ। हा 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 हा। अब फल मेवा सरकार। अरे गुलर बंदो, डुमर बंदो और बंदो अलहुआ। हा हा हा। सैकड़ों खिलखिलाहट। हल बंदो, बैल बंदो और बंदो गया। अब सबसे बड़ा भगवान बिकटा मुंह बनाता है। चटाक पटपट दड़त सिर पर भागत बाप के भूतवा। सबसे बढ़ी के तोहरे बंदो मालिक बाबू जूतवा। बिकटा खेलावन के पैर के सलमसाही जूते को प्रणाम करता है। डॉक्टर साहब तो अचरज से गुम हो गए हैं। एकदम खो गए हैं नाच में। इस बार नाच जमेगा। आखिर यह सब पुरानी चीज है क्यों भाई? सब बात तो ठीक ही कहता है। धिन्ना 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 तिन्ना।
समाजी लोगों ने शुरू किया। आहे लेल परवेश परम सुकुमारी है, हंस गमन बिरखामान दुलारी है। मृदंग के ताल पर दबे पांवों नटवा आता है। ताल पर ही चलकर सबसे पहले मृदंग को प्रणाम करता है, फिर झाल करताल की ओर, अंत में मूलगैन लिब्बू पासवान का पैर छूकर प्रणाम करता है। पोलिया टोली के छीतनदास का बेटा चलितरा लड़कियों की तरह लंबा बाल रखता है। नाक में बुलाक भी हमेशा पहने रहता है। वह नटवा है। अभी साज पोशाक पहनकर एकदम बाभन की तरह लग रहा है। चौड़ा कान में कनफूल किसका है? कमली दीदी का। वाह रे चौंडा, आज यदि यह कान का कनफूल बख्शीश में जीत ले तो समझे कि असल बिदतया का चेला है। मृदंग बजाता है उचित दास। क्या कहा असल बिदतया? हम सहरसा के गैनू मृदंगिया का चेला है। जानते नहीं, गैनू मृदंगिया एक बार अपने समाजी के साथ कहीं से नाचकर आ रहा था। चोर लोग जानते थे कि गैनू मृदंगिया का समाज 100 रुपया नकद, धोती, कुर्ता, गमछा वगैरह लेकर घर लौटता है। बस ठुट्ठी पाखर के पेड़ के पास चोरों ने घेर लिया गैनू मृदंगिया को। वह पीछे पड़ गया था दिशा मैदान के लिए शायद। गैनू मृदंगिया ने क्या किया? बोलो तो। नहीं जानते? हाँ हाँ, मृदंग पर थाप दिया। दाहिने पूरे पर अंगुलियां फिरकी की तरह नाचने लगी। धुकित धिन्ना ना निन्ना ना निन्ना ना ना। तो मृदंग के पूरे की सूखी चमड़ी मानो जी उठी, साफ आदमी की तरह बोली निकली। ठुट्ठी पाखैर तर चोर घेरलक हो, चोर घेरलक। लिब्बूदास का समाजी है, खेल नहीं। नाच बेटा। धिरनागी 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 धिनता। आहे तन मन बदन मदन सहजोर है। आहे दामिनी ऊपर। है रे, है रे, है रे। बिकता कलेजा पकड़कर मुंह बनाता है। धिनक धिनकता, धिनक धिनकता। आहे दामिनी ऊपर उगले चांद है। बिकता मूर्छित होकर गिर पड़ता है। माइनस अरे बाप, अरे क्या हुआ? अरे बाप, अरे बोलो भी तो, क्या हुआ? अच्छा नायक जी, एक बात बताइए, जल्दी बताइए। आसमान का चांद यदि धरती पर उतर आया है तो धरती के चांद को ऊपर जाना पड़ेगा। अरे धरती पर भी कहीं चांद होता है? सुनिए जरा इसकी बोली। इसीलिए न कहा था कि खाटी चलानी घी हो। अजी हमारी एक ही बिजली बत्ती खराब है, तुम्हारी क्या दोनों खराब है? आजकल रेलगाड़ी में सुनते हैं कि बत्ती नहीं जलती। पहले बिलेकॉट तब तो बिलेक मार्केट। हा 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 हा। साला कटिहार नानी के यहाँ बराबर जाता है। रेलगाड़ी की भी गलती निकालता है। अंग भंग आदमी सारी दुनिया को अंग भंग देखता है। सुनो क्या कहता है, धरती का चांद किसको बनाता है? अरे भकुआ नायक जी, धरती का चांद अपनी 36 कल्ला के साथ तुम्हारे सामने खड़ा है। चौंधिया गए हो क्या? जरा छठम लाइट जलाकर देखो। हा 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 हा। साला अलबत्त बात बनाता है। छठम लाइट नहीं जानते? देखो पंचम लाइट तो यही है जो अभी पंच परमेश्वर के बीच में जल रहा है। छठम लाइट तुम्हारे घर में आजकल जलता है। तेल मिलता ही नहीं, एक पटुआ के संठी में आग लगाकर हाथ में लेकर खड़ा रहो, भक-भक गैस बत्ती की सी रोशनी होने लगेगी। हम आजकल यही करते हैं। अच्छा आप ही लोग देखिए पंच परमेश्वर, हमसे ज्यादा सुन्नर यहाँ कोई है? नहीं नहीं, आप तो कामदेव के अवतार है। सिंह जी कहते हैं। हा 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 हा। नाचो रे चलित्रा, आज मोहड़ा मोर्चा पड़ा है। जी खोल के नाच बेटा। धृनागी धिन्ना, तिरनागी तिन्ना, धिनक धिनता तिटकत गदधा। आहे चलहो सखी सुखधाम, चलहो। आहे कन्हैया जहाँ सखी है, रास रचाउल है। चलहो है चलहो। धिन्ना तिन्ना ना धी धिन्ना। आहे सिर बिरनाबन कुंज गलन में। कान्हो चरावत धेनु, आहे मुरली जे तेरे बिरिछी के ओटे। आहे अबे गृहे। धिरनागी धिरनागी धिरनागी। आहे अबे गृहे रहलो नी जाए, चलहो है चलहो।
तत्माटोली की औरतों के गिरोह में बैठी फुलिया का जी ऐंठता है। अबे गृह रह लो नि जाए। तहसीलदार साहब की हवेली की सामने वाली खिड़की खुली हुई है। कमली दीदी भी देख रही है। नहीं देखेगी तो बख्शीश कैसे देगी? देखा बेटा, फिरकी की तरह नाच, पुरैन के फूल की तरह घाघरी खिल जाए। अरे हो नायक जी, एक बात तो बताइए, वह हमको छोड़कर कहाँ जा रही है? चलहू चलहू कहीं मेला तमाशा है या भोज है या कपड़ा की पूर्जी बंटती है। अजी वह तुम्हारे ही पास जा रही है। तुम ही किसुन कन्हैया हो न, तुम्हारे रूप पर मोहित हो गई है। आ वही तो हम भी कहते थे कि हमको छोड़कर कहाँ जा रही है। हम कन्हैया है, लेकिन कन्हैया के बाप का नाम तो नंद था और हमारे बाप का नाम उजाड़ूदास। हा 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 हा। अरे उल्लू, तुम्हारे बाप का नाम उजागिरदास था। तुम इसको खराब करके काहे बोलते हो? उजागिरदास तो माए बाप ने रख दिया था, लेकिन जिस मालिक के यहाँ भैंस गाय चराने के लिए भर्ती होते थे, वही उनको कुछ दिन बाद मार पीट कर निकाल देता था। मेरे बाबूजी गाय भैंस लेकर जाते थे और मालिक के ही हरे भरे खेत में छोड़कर सो जाते थे। मेहनत किया है लक्ष्मी ने, बैल ने। मालिक लोग दूध घी खा खाकर जिस भैंस के दूध से मोटे हो गए हैं, इस उपजा में तो इनका भी हिस्सा है। खाओ लक्ष्मी। इसलिए लोगों ने उनका नाम उजाड़ूदास रख दिया। नटवा अब गांजा में दम मार आया है। अब देखना नाच जमाएगा छौंडा आज। धिरनागी धिन्ना। आहे कुंज भवन से निकलल हो, आहे सखी रोकल गिरधारी। हाँ, चोरी चोरी घर से निकलकर कोठी के बागान में जाओगी, रस लीला करने तो रोकेगा नहीं। अच्छा किया है। बिट्टा अपने आप बड़बड़ाता है। नटुआ दोनों हाथ जोड़कर फन काढ़े गेहुअन सांप की तरह हिलते डुलते कमर के सहारे बैठ रहा है। धरती पर घाघरी पुरैन के पत्ते की तरह बिछी हुई है। मिनती करती है रे, है रे। वाह रे छोड़ा, नाम रखा लिया गांव का। आहे एक ही न गर बसु माधव हो, आहे जनी करू बटवावारी। आहे छोड़ छोड़ जदुपई आचर हो भागत न बसारी। हाँ भैया, कोटा कंट्रोल का जमाना है, कपड़ा नहीं मिलता है, जरा होशियारी से। अरे अब जस होइत जगत भरी हो। ओह बड़ी कुलमंती बनी है। लचलच क्रिया खाए कुलमंत, मोर मन नहीं पतियाए। बिकटा बीच बीच में टोकता रहता है। आजू परेम रख लय लीह हो, आहे पंथ छाड़ झटकारी। सब दही जुटैलक रे किसना। आही रे बाप, बिकटा चिल्लाता है। आहे संग के सखी अगुआयल हो, आहो कान्हा हमहु एकसरी नारी। है रे एकसरी नारी रे। घनही विद्यापति गाओल हो, सनु कुलमंती नारी, हरि के संग किछु डर नाही है। हाँ, हरि के संग काहे दोख होगा, जितना दोख हम सब लोगों के साथ। अपने खेले रसलीला, हमरे बेला में पंचायत का झाड़ और जूता। क्या है? क्या हुआ? डॉक्टर साहब का नंगड़ा नौकर आकर क्या बोलता है? कमली दीदी ने कनफूल दे दिया। रे, वाह रे छोड़ा, नाम किया। जियो रे चलित्तरा, जियो। बिकटा भी क्यों पीछे रहे, वह भी आज थे कर देगा। नाच जमा है आज। अरे होए नायक जी, हमारे दुख को देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं। क्या हुआ, लेकिन कहे कैसे? बिकटा तहसीलदार की ओर उंगली उठाकर डरने की मुद्रा बनाता है। अरे, हम समझ गए। तो कहो न भाई, तहसीलदार समझ जाते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही एक तहसीलदार पटवारी है। बात तो तुम ठीक ही कहोगे। सुनते हैं दो डॉक्टर साहब, अब यह तहसीलदार का बिकट करेगा। नायक जी, हमको धीरज बंधाने वाला कोई नहीं। सुनते हैं कि बराह छत्तर में सरकार बहादुर कोसी मैया को बांध रहा है, लेकिन हमारे दिल को बांधने वाला कोई नहीं। अरे कहो भी तो। अच्छा तो सुनो, 50 साल पहले से शुरू करते हैं, सर्वे सेटलमेंटी सर्व सेटलमेंट साल से। सुनो सुनो, जरूर कोई नई बात जोड़ा है। यह भी बख्शीश वसूल करेगा। बजाने कहो ताकधिन ताकधिन।
अरे केना के बांधबे रे धीरजा, केना के बांधबे रे। अरे मुद्दई भेल पटवारी रे धीरजा, केना के बांधबे रे। सर्वे जब होने लगा, 10 हाथ के लग्गा बनैल के, 5 हाथ न पाई। 5 हाथ पार। हा हा हा। गली कुची से हो नपल के, दीप दाप से हो नपल के, घाट बाट से हो नपल के, डगर पोखर से हो नपल के। तब हाथी जस भलवेसन बैठल के, जम्मा भेले भारी रे धीरजा के केना बांधबे रे। इधर जमींदार सिपाही छप्पर पर का कद, लत्तर का खीरा, बकरी का पाठा और 4 जोड़ा कबूतर सिर्फ तलबाना में ही साफ कर गया। तब थारी बेंच पटवारी के दे लिए, लोटा बेंच चौकीदारी, बाकी थोड़े लिखाई जे रहले, तलक देलक धुराई रे धीरजा। आखिर कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब दिन करी बेगारी, खंजड़ी बजा के गीत गवेची। फटकनाथ गिरधारी रे धीरजा। ओ हो हा, खी, हा हा, शामियाना फट जाएगा। कमाल कर दिया साले ने, अलबत्ता जोड़ा। वाह वाह रे लौकायदास। डॉक्टर तहसीलदार से पूछता है, गीत तो विद्यापति का गाता है, बिकटे की रचना किसने की है। आप भी डॉक्टर बाबू क्या पूछते हैं। तहसीलदार साहब हंसते हैं, इनकी रचना के लिए भी कोई तुलसीदास और वाल्मीकि की जरूरत है। खेतों में काम करते हुए तुक पर तुक मिलाकर गढ़ लेता है। डॉक्टर साहब ने बिकटा को क्या दिया। पंचकिया लौट। बाजी मार लिया बिकटा ने भी। आहे प्रथम समागम पहुसंग है। धीरनागी धीरनागे। भुरुकवा उगने के बाद नाच खत्म हुआ। खूब जमा। अब खुलेगा खुम्हार। बिछावन पर लेटकर डॉक्टर सोचता है, कोमल गीतों की पंक्तियां, अपभ्रंश शब्द भी कितने मधुर लगते हैं। पिया भैले डुमरी के फूल रे पियवा भैले। चांद बैरी भेल बादल, मछली बैरी महाजाल, तिरिया बैरी दुहु लोचन हृदय के भेद बताए। भोमरा भोमरी रोई रोई कजरा दहायल, घामे तिलक बही गेल। चांद के उग्यत देखल सजनी गे। लट धोए गेली हम बाबा की पोखरिया, पोखरी में चांद केली करे। डॉक्टर सोचता है, विद्यापति की चर्चा होते ही कविवर दिनकर का एक प्रश्न बरबस सामने आकर खड़ा हो जाता था, विद्यापति कवि के गान कहाँ। बहुत दिनों बाद मन में उलझे हुए उस प्रश्न का जवाब दिया, जिंदगी भर बेगारी खटने वाले अपड़ गंवार और अर्धनदों में कवि तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता ने मचलकर एक दिन कहा था, चलो कवि बनफूलों की ओर। बनफूलों की कलियां तुम्हारी राह देखती है। मुसम्मात सुनरी, टक्का कट्टीस 1 गज, छीट 1.5 गज, मलेचिया साटिन 1 गज, साड़ी 1 नग। बालदेव जी कपड़े की पुर्जी बांट रहे हैं। रौथट टीशन के हंसराज बच्छराज मरवाड़ी के यहाँ कपड़ा मिलेगा। खेलावन यादव के दरवाजे पर खड़े होने को भी जगह नहीं। सुबह से पुर्जी बांट रहे हैं, दोपहर हो गई, साड़ी नहीं है। नहीं बालदेव जी, हमको एक साड़ी। रौफा की माए एकदम नगन हो गई है बालदेव जी। बालदेव जी कहते हैं, देखिए मौजे भर में सिर्फ 7 साड़ियां दी गई थीं। 4 फर्दी है, वह तो मालिक लोगों के घर में पहनने की चीज है। 14 रुपए जोड़ी। बाकी 3 साड़ियों को हमने इस तरह बांट किया है, ऐसे लोगों को दिया है जो एकदम बेपर्दे। बेपर्दे तो सारा गांव है बालदेव जी। खेलावन यादव कहते हैं, इतने दिनों से जब कमरुद्दी बाबू पुर्जी बांटते थे, उस समय गांव की औरतें बेपर्दे और नगन नहीं थी क्या। भाई, जितना है उसी में इंसाफ से बांट बखरा कर लो। कालीचरण जिद कर रहा है, पुर्जी पर 2 गज छींट और लिख दीजिए, हारमोनिया का खोल बनवाएंगे। बालदेव जी नहीं मानते। आदमी के पहनने के लिए कपड़ा नहीं, हारमोनिया ढोलक को चपकन सिलाकर पहनावेगा। देखो तो भला, बालदेव जी का राह चलना मुश्किल हो गया है। कपड़ा की मेबरी मिली है कि बलाए है। दिशा मैदान जाते समय भी लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। जय हिंद बालदेव जी, आए थे तो आपके ही पास। दुलारी का गौना है।
अच्छा अच्छा, चलिए हम दिशा से आते हैं। कपड़ा अब कहाँ है? रिजर्व रिजर्व में भी नहीं है, सिर्फ कफन और सराध का कपड़ा है। उसी में से कैसे देंगे? कफन और सराध का कपड़ा गौना में। बालदेव जी को क्या मालूम कि दुलारी का गौना 5 साल पहले हो गया है और उसके 3 बच्चे भी है। लक्ष्मी दासिन ने रामदास को भेजा था, आचार्य जी आ रहे हैं। आपको तो आजकल छुट्टी ही नहीं रहती है, उधर जाते भी नहीं। कंठी लेने की बात हुई थी। सो आपकी क्या राय है? आचार्य जी आ रहे हैं। चादर टीका के लिए चादर के अलावे पूजा विदाई के लिए भी एक जोड़ी धोती चाहिए, बिना कोर की, महीन मार्किन की या ननकिलाट की धोती। और कोठारिन जी को भी कपड़ा नहीं है, बड़ी मुश्किल है। ऋषभ में थोड़ा कपड़ा है, सो शादी ब्याह और सराध के लिए कैसे दिया जाए? ओ, आचार्य जी महंत साहिब के सराध में ही आए हैं, तब ठीक है। सिरिमती नहीं, सिरिमती नहीं। दासिन लक्ष्मी कोठारिन ननकिलात 10 गज, फैन मार्किन 10 गज, चद्दर एक। रामदास याद दिला देता है, लंगोटा कोपीन के लिए भी 1 गज। बड़ी मुश्किल है। बालदेव जी को अब रोज 10-15 बार से ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। क्या किया जाए? बड़ा संकट का काम है। इधर जिला कांग्रेस की मीटिंग भी है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। गांव से झंडा पताका और जत्था भी ले जाना होगा। जिला सेक्रेटरी गंगुली जी ने चिट्ठी दी है, पर्चा भी आया है। चलो चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। औरत मर्द बाल बच्चा झंडा पताका और इनकिलास जिंदाबाद करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकस कैसा बेवकूफ है। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और गाड़ी में टिकस लगेगा। बालदेव जी बोले हैं, मिनिस्टर साहब से कहना होगा, कोटा में बहुत कम कपड़ा मिलता है। चलो चलो पुरैनिया चलो। धुरुकवा उगते ही काली थान के पास जमा होकर जुलूस बनाकर चलो। बोलिए एक बार काली माई की जाए जाए जाए। बोलिए एक बार प्रेम से गन्ही महात्मा की जय जाए जाए। फरर रख पेड़ पर घोंसलों में सोए हुए पंछी पंख फड़फड़ाकर उड़े। कालीचरण कहता है, यदि गुलेटा रहता तो अंधेरे में भी अभी 1-2 हरियल को मारकर गिरा देते। वासुदेव कहता है, चुप रहो। बालदेव जी ने नहीं सुना, नहीं तो अभी फिर अनशन। गिनती करो, कितनी औरत कितने मर्द। अभी बच्चों को मत लो, झंझट होगा। कालीचरण और गूदर सबों की देह छू छू कर गिनते हैं। कालीचरण कहता है, 5 कोरी 4 औरत। गूदर हिसाब करता है, 4 कोरी 10 मर्द। मातबर लोग काहे जाएगा? मातबर लोग तो हमेशा गदारी करते हैं। बालदेव जी ने आज फिर एक नई बात कही, गदारी गदारी गदारी। जुलूस में गाने के लिए बालदेव जी को 2 ही गीत याद है। एक नीमक कानून के समय का सीखा हुआ, आओ बीरो मर्द बनो अब जेहल तुम्हें भरना होगा। दूसरा 42 मोमेंट के समय जेहल में सुना था, जिंदगी है किरांती की किरांती में लुटाए जा। लेकिन यह तो सोशलिस्ट पार्टी वाला गाता है। पुराना ही ठीक है, आओ बीरो मर्द बनो। आज बालदेव जी खुद गाते हैं, सुनरा भी गीत का आखिर धरता है। तंत्रमा टोली के मंगलू तत्मा को कंपकंपी लग जाती है। जेहल, अरे बाप, ये लोग जेहल ले जा रहे हैं। 15 साल पहले उसको चोरी के केस में सजा हुई थी। जेल के जमादार की पेटी की मार वह आज भी नहीं भूला है। 4 हौद हौज पानी रोज भरना पड़ता था। नहीं, वह पेशाब करने के बहाने पीछे रह जाता है और नजर बचाकर घर की ओर भागता है। सब पगला गया है। शहर पुरैनिया, यही है शहर पुरैनिया। पक्की सड़क, हवा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और पक्का मकान। एक रत्ती चिंगी चिंगल जाए, शहर पुरैनिया लुटल जाए। क्या है, बोलो तो। आम
गांव के बच्चे आज भी बुझावल बुझाते समय शहर पुरैनिया का नाम लेते हैं। मेरीगंज के इस जुलूस में 4 आदमी ऐसे भी हैं जो शहर पुरैनिया पहले भी आए हैं। बहुत तो आज ही पहली बार रेलगाड़ी पर चढ़े हैं। कलेजा धक धक करता है। जिसके हाथ में गन्ही महात्मा का झंडा रहता है, उससे गाट बाबू चिकिहर बाबू टिकस नहीं मांगता है। सचमुच में रेलगाड़ी जय जय काली 6 पैसा कहते हुए दौड़ती है। जय जय काली, यही है काली पुल। बालदेव जी दिखलाते हैं यही काली पुल है। पुल बांधने के समय 5 आदमी की बलि दी गई थी। बाप रे, 5। जय काली। नीमक कानून के समय इसी पुल के नीचे पुलिस के सिपाहियों ने जाड़े की रात में वोल्टियरों को लाकर पानी में भिंगो भिंगो कर पीता था। पानी में डुबो देता था। सिर को हाथ से गोते रहता है। दम फूलने लगता था, नाक में पानी चला जाता था। वह है अस्पताल। अपने गांव का अस्पताल तो इसके सामने बुतरू बच्चा है। जेहल। यही जेहल। जेहल नहीं ससुराल यार, हम बिहा करन को जाएंगे। आओ बीरो जेहल भरो। फुलिया पुरैनिया टीसन से ही कुछ ढूंढ रही है। खलासी जी तो काला कुर्ता पहनते हैं। यह है कचहरी। यहीं कर कचहरी में लोग मर मुकदमा करने के लिए आते हैं। इसी तरह उपसर्ग लगाकर सब बोलते हैं कर कचहरी, खर खजाना, घर गरामित, घर घरहट, चर चुमौना, जर जमीन, पर पंचायत, फर फौजदारी, बर बारात, मर मुकदमा या मर महाजन। शहर के लोग भी अचरज से इस जुलूस को देख रहे हैं। इनकिलास जिंदाबाद। कचहरी के मोड़ पर फल की दुकान पर बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं, माइनस सब कपड़ा लेने आए हैं। जाओ जाओ, मिलेगा कपड़ा, इनकलाब बोलता है। मतलब भी समझता है या? झंडा। बड़ा झंडा आसमान में लहरा रहा है। वही है रामकिशुन आश्रम। ए, यहाँ सब कोई खड़े हो जाओ। कपड़ा ठिकाने से पहन लो। उस कल के पास जाकर मुंह धो लो। डरते हो काहे? बालदेव जी हैं। यहाँ से 70 बंदी होकर चलना होगा। बालदेव जी सबसे आगे रहेंगे। सबसे पहले कालीचरण नारा लगाएगा इनकिलाब, तब तुम लोग एक साथ कहना जिंदाबाद। वैसे गड़बड़ा जाता है। कालीचरण कहेगा अंग्रेजी राज, तुम लोग कहना नास हो। लगाओ लारा कालीचरण। कालीचरण छाती का जोर लगाकर चिल्लाता है माइनस इनकिलाब। नाश हो, जिंदा। नाश। ए, ठहरो, नहीं हुआ। शिवनाथ चौधरी जी, गंगुली जी, शशांक जी, नाथ बाबू सभी आश्चर्य से देखते हैं। चौधरी जी बालदेव पर बड़े खुश है। नाथ बाबू कहते हैं, ऐसे ही सभी वर्कर अपने फील्ड में वर्क करें तब तो। 2 महीने में इतने गांव को अकेले ही ऑर्गेनाइज कर लिया है। चवन्निया मेंबर कितना बनाया है? 500। तब तो आप जिला कमेटी के मेंबर हो गए। गांगुली जी तो बालदेव को पहले से ही आप कहते हैं, आज नाथ बाबू भी आप कहते हैं। चौधरी जी कहते हैं, अरे बालदेव, चरखा सेंटर खुलवाओ। रचनात्मक काम कुछ होता है या नहीं? खादी भंडार वाले 36 बाबू कहते हैं, खादी भंडार में खाटी गाय का घी भेजो देहात से। बालदेव, सचमुच बालदेव जी ज्ञानी आदमी है, बड़े आदमी है। जिस सीढ़ी वाली चौकी पर बाबू बबुआन लोग टोपी पहनकर बैठे हैं, उसी पर बालदेव जी बैठे हैं। अरे, वह कौन है? बौना, 1.5 हाथ का आदमी। देखने में 4 साल के लड़के जैसा लगता है। दाढ़ी मूंछ देखो। बोली कितनी भारी है। धुधुक का लाउड स्पीकर का भोपा में तो सबों की बोली भारी मालूम होती है। किसी की बोली समझ में नहीं आती है। न जाने कौन देश की बोली बोलता है। हिंदुस्तान, आजादी और गांधी जी को छोड़कर और कोई बात नहीं बूझी जाती है। ताली काहे बजाया? बस सभा खत्म। मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कौन? वही दुबला पतला, बड़ी बड़ी मोच वाला आदमी। बोलता था एकदम प्रेम से, आस्ते आस्ते। माथा की टोपी भी लब्बड़ झब्बड़। उस बार गांव में दारोगा साहेब आए थे, देखा था।
सारे देह में चमोटी लपेटा हुआ था। मिनिस्टर साहब ऐसे ही है? यह कैसा हाकिम? कालीचरण कहता है, मिनिस्टर साहब नहीं, यह रजिन्नर बाबू थे। सुराजी कीर्तन में रोज सुनते हो नहीं? देसवा के खातिर मजरूल हक भैले फकीरवा हो, दीन भेले रजिन्नर प्रसाद देशवासियों। देश के खातिर अपना सब हक हिस्सा, जगह जमीन, माल मवेशी गंवाकर फकीर हो गए। आहा हा हूँ, आजकल मिनिस्टर से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है। ठीक है, होगा नहीं। देश के खातिर अपना मजरूल हक माने बिल्कुल हक खत्म कर दिया। चौधरी जी ने बालदेव जी को 10 रुपया का नोट दिया है, माइनस सबों को जलपान करा देना। जय जय। चलो चलो, कालीचरण कहाँ है? वासुदेव भी नहीं है। नहीं नहीं, लौटते समय लारा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कालीचरण और वासुदेव कहाँ रह गए? भीड़ में से किसी ने कहा, वे दोनों एक पैजामा वाला सुराजी बाबू के साथ न जाने कहाँ जा रहे थे। बोला, कल जाएंगे। पैजामा वाला सुराजी बाबू? लेकिन बिना पूछे क्यों गया? शहर वाली बात है। बालदेव जी कालीचरण पर आजकल खुश नहीं। कालीचरण भी आजकल बालदेव जी से अलग थलग रहता है। कालीचरण नहीं, कामरेड कालीचरण। कामरेड माने साथी। हम सभी साथी, आप भी साथी। यहाँ कोई लीडर नहीं, सभी लीडर, सभी साथी हैं। अच्छा कामरेड, आपके गांव में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं? यादव। ठीक है। भूमिहार? एक घर भी नहीं। गुड। जुलूस में कितने आदमी थे? सब क्या बालदेव जी से प्रभावित है? माने ब्लाइंड फॉलोअर, यानी आंख मूंद कर विश्वास करने वाले तो नहीं? अंध भक्त तो नहीं? जी, अंधा भक्त तो महंत सेवादास था, सो मर गया। उसकी कोठारिन तो। ठीक है, अच्छी बात है। आपने सारी बातें समझ ली ना? मेंबरी की जिल्द ले जाइए। कुछ लिटरेचर दे दीजिए इनको। राजबल्ली जी, जरा कामरेड सैनिक जी को इधर भेज दीजिएगा। ये है कामरेड गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी, और आप लोग हैं कामरेड कालीचरण और क्या नाम? हाँ, वासुदेव जी। आज मैरीगंज से रामकृष्ण आश्रम में जो जुलूस आया था, इन्हीं लोगों की सरदारत में पार्टी प्लेट पर साइन कर दिया है। मैरीगंज में सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है। वहाँ आपका जाना ही ठीक होगा। वहाँ ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही, बस बालदेव है एक। अच्छा कामरेड कालीचरण, आपको और भी कुछ पूछना है? सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी पूछते हैं। जी, यदि हम कोई काम करने लगे, 10 पब्लिक की भलाई का काम, और उसको कोई हिंसा बात कहकर रोके तो हम क्या करेंगे? कालीचरण को बस यही पूछना है। जिला मंत्री जी कुछ सोचने लगते हैं। लेकिन कामरेड राजबल्ली जी को कुछ सोचने में समय नहीं लगता, बस तुतलाने में कुछ देरी लगे तो लगे। अरे काम कामरेड, उससे साफ लप लप लफ्जों में कह दीजिए कि फो टी टू के मूवमेंट में अहिंसा के भरोसे रहते तो आ जगगदी नसीब नहीं होती। उससे साफ लप लप लफ्जों में कह दीजिए कि तुम रे एक्शनरी हो, डी डिमडिमोर लाइज हो। यह ले जाइए, डा डायले डायलेक्टिक, द द द द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, समाजवाद ही क्यों, 2 किताबें। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लाल पताका की एक कॉपी ले जाइए। इसका ग्राहक बनाइए। लाल झंडा ले लिया है न? लाल झंडा। उठ मेहनतकश, अब होश में आ। हाथ में झंडा लाल उठा, जुल्म का नामो निशान मिटा। उठ होश में आ, बेदार हो जा। कॉमरेड कालीचरण और कॉमरेड वासुदेव। सुशलिंग पार्टी। रास्ते में कालीचरण वासुदेव को समझाता है, यही पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। क्रांति दल का नाम नहीं सुना था? बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह, यह गाना नहीं सुने हो? वही पार्टी है। इसमें कोई लीडर नहीं, सभी साथी है, सभी लीडर है। सुना नहीं? हिंसाबाद तो बुर्जुआ लोग बोलता है।
बालदेव जी तो बुर्जुआ है, पूंजीवाद है। इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। बुर्जुआ, बेटी दुर्जुआ, पूंजीवाद, पूंजीपति, जालिम जमींदार, कमाने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो। अब बालदेव जी की लीटरी नहीं चलेगी। हर समय हिंसाबाद, कुछ करो तो बस अनशन। कपड़ा की मेंबरी किसी तरह मिल जाए, तब देखना।